एपिसोड 381 टू 390। अध्याय 381। सभी उपद्रवी पीछे छूट जाएंगे। विलियम ने 2 दिन की यात्रा के बाद उस कस्बे में पहुंचा जहां उसने मैथ्यू और ली को उस संगठन के सदस्यों से बचाया था जिन्हें युवराज ने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा था। लॉन्ट के सबसे नजदीकी कस्बे में एक टेलीपोर्ट गेट था जिसका इस्तेमाल करके विलियम राजधानी पहुंच सकता था। विलियम ने स्वाभाविक रूप से अपने उड़ने वाले रथ से कस्बे में प्रवेश नहीं किया। उसने डेव को कस्बे से 2 मील दूर उतरने का आदेश दिया था जहां से वे पैदल यात्रा करेंगे। विलियम के साथ आयलायनहॉट, वायवन और लाम्सेसेस थाउजेंड बीस्ट डोमेन में प्रवेश कर गए। चूंकि वह जानता था कि हेलन साम्राज्य पर संगठन के सदस्यों का ही नियंत्रण है, इसलिए वह किसी भी तरह का अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसने राजधानी शहर ग्लैडियोलस जाने और एस्ट और इसहाक से फिर से मिलने की योजना बनाई। वहां वे संगठन और अपने राज्य के साथ विश्वासघात करने वाले युवराज से निपटने की योजना बनाएंगे। कई बच्चे खाने की तलाश में सड़कों पर भटक रहे थे। वयस्कों के निष्क्रिय हो जाने के बाद वे सभी अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। दक्षिणी महाद्वीप की सभी बस्तियों में यही हाल था। यदि शासक कुलीन वर्ग के उत्तराधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में वापस न लौटे होते तो स्थिति किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। मैथ्यू और लिया की तरह, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों की देखरेख का प्रशिक्षण दिया गया था, अन्य उत्तराधिकारियों ने भी कार्रवाई की। उन्होंने बचे हुए लोगों को इकट्ठा करके टीमें बनाईं जो भोजन की तलाश, खाना पकाने और अन्य आवश्यक चीजों का ध्यान रखेंगी जिससे उनके जीवन में किसी तरह की सामान्यता बनी रहे। फिर भी कुछ स्थान दूसरों की तुलना में बदतर थे, ठीक वैसे ही जैसे ग्रामीण इलाके का ये कस्बा। ऐसा प्रतीत होता है कि कालकोटरी के प्रकोप के दौरान कस्बे के महापौर के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई थी, जिससे संकट के बाद की स्थिति को संभालने और इस कठिन समय में बचे हुए लोगों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा था। विलियम ने कई बच्चों को भूख से बेहाल होकर अपने घरों के सामने बैठे देखा। डेव, जो कभी एक आम आदमी हुआ करता था, को उन पर दया आ गई और उसने उनकी भूख मिटाने के लिए अपना खाना उन्हें दे दिया। हालांकि उनकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसके अप्रत्याशित परिणाम निकले। कई बच्चे, जिन्होंने उन्हें दूसरों को खाना देते देखा, उनकी ओर दौड़े और उनसे खाना मांगने लगे। उनकी तेज आवाजें आसपास के लोगों ने भी सुनी, जिससे खाना मांगने वाले बच्चों की संख्या और बढ़ गई। कॉनराड का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने देखा कि उसके दोस्त को उनसे बड़े किशोरों ने घेर लिया है और वे डेव से उसके पास मौजूद सारा खाना उन्हें देने की मांग कर रहे हैं। जब डेव ने कहा कि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो किशोरों ने वह खाना छीन लिया जो उस मोटे लड़के ने पहले मिले छोटे बच्चों को दिया था। इससे डेव बहुत गुस्सा हो गया और जल्द ही कई किशोरों ने मिलकर उस मोटे लड़के पर हमला कर दिया और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। कॉनराड मदद करना चाहता था, लेकिन विलियम ने उसे रोक रखा था। सब ठीक हो जाएगा, विलियम ने कॉनराड का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। डेव को इसे संभालने दो। कॉनराड ने भौहें चढ़ाईं और अनिच्छा से विलियम का आदेश मान लिया। उसने गंभीर भाव से लड़ाई देखी और डेव की कमजोरी का पहला संकेत मिलते ही उसकी मदद करने का इरादा किया। हालांकि उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन डेव कमजोर नहीं था। वह कालकोटरी के प्रकोप के साथ साथ कई अन्य जीवन मरण की लड़ाइयों में भी बच चुका था। साधारण किशोरों का एक समूह उसे लड़ाई में कैसे हरा सकता था। 5 मिनट बाद लड़ाई शुरू करने वाले किशोर बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। डेव ने उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि वे आम नागरिक थे, प्रशिक्षित योद्धा नहीं। लड़ाई खत्म होने के बाद सैकड़ों की संख्या में मौजूद बच्चों ने डर और प्रशंसा भरी निगाहों से डेव को देखा। उनमें से कोई भी वहां से नहीं हटा क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वयस्कों के मूर्ति में परिवर्तित हुए कई सप्ताह बीत चुके थे और उनका लगभग सारा भोजन अब समाप्त हो चुका था। वे केवल पानी पीकर ही किसी तरह जीवित रह पा रहे थे, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। सर, हमें क्या करना चाहिए? डेव ने पूछा। क्या हमें उन सबको यहीं छोड़ देना चाहिए? विलियम ने अपने चारों ओर जमा हुए सैकड़ों बच्चों को देखकर मन ही मनाह भरी। इस कस्बे में लगभग 1000 बच्चे जीवित बचे थे और लाल बालों वाले उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन सबकी मदद कैसे कर सकता है। चलो इन्हें अपने साथ ग्लैडियोलस ले चलते हैं, कॉनराड ने प्रस्ताव रखा। हो सकता है कि राजधानी के पास फिलहाल इनका खर्च उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। डेव ने विलियम को विनती भरी निगाहों से देखा। वह भी ग्रामीण इलाके में बसे इस कस्बे में भूख से मर रहे बच्चों को बचाना चाहता था। बहुत खूब, विलियम ने सहमति जताई। फिर वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, सुनो तुम सब, मैं राज्य का एक शूरवीर हूं और सीधे राजा के अधीन सेवा करता हूं। जो भी भोजन करना चाहते हैं वे मेरे साथ राजधानी चल सकते हैं।
भोजन शब्द सुनते ही बच्चों के कान खड़े हो गए और वे आशा भरी निगाहों से विलियम की ओर देखने लगे। स्वाभाविक रूप से मैं केवल आज्ञाकारी लोगों को ही ले जाऊंगा, विलियम ने कहा। सभी उपद्रवियों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। हमारा क्या हम भी आ सकते हैं? डेव से पहले लड़ चुके किशोरों में से एक को होश आ गया। बाकी लोग भी धीरे धीरे जागने लगे और विलियम को दुख भरे भावों से देखने लगे। वे जानते थे कि उन्होंने गलत काम किया है, फिर भी उन्होंने ये सब मजबूरी में किया था। उन्हें उम्मीद थी कि विलियम उन्हें माफ कर देगा और उन्हें भी ग्लैडियोलस की राजधानी ले जाएगा जहां खाने पीने की व्यवस्था होगी। मैं इसकी अनुमति देता हूं, विलियम ने दृढ़ता से कहा, लेकिन आप में से किसी की भी ओर से कोई और गलत काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या मेरी बात स्पष्ट है? हाँ। किशोरों को लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो और उन्होंने विलियम की शर्त पर तुरंत सहमति दे दी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके माता पिता की मूर्तियां अभी भी उनके घरों में थीं। हालांकि विलियम ने उन्हें बताया कि उनके माता पिता सुरक्षित हैं। उसने आगे कहा कि उसके अपने रिश्तेदार भी मूर्ति बन गए थे, लेकिन उन्हें तत्काल कोई खतरा नहीं था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए उस अर्धएल्फ ने बच्चों को विश्वास दिलाया कि अगर श्राप हटने से पहले उनके माता पिता भूख से मर गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। विलियम ने उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में यह अभिशाप स्वतः ही दूर हो जाएगा, जिससे बच्चों ने राहत की सांस ली। एरचिटू, सामने आओ, विलियम ने आदेश दिया। उसके पीछे एक द्वार प्रकट हुआ। अचानक उस द्वार से एक विशालकाय सफेद बैल बाहर निकला, जिसे देखकर बच्चे डर के मारे चीखने लगे। चिंता मत करो, यह एक रक्षक जानवर है जो हमारे राज्य की रक्षा करता है, विलियम ने विशालकाय जानवर को देखकर घबराए बच्चों को शांत करने के लिए चिल्लाकर कहा। यह सुनिश्चित करेगा कि तुम सब सुरक्षित रूप से राजधानी पहुंच जाओ। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे आदेशों का पालन करो। एरचितु ये कहना चाहता था कि वह हेलन साम्राज्य का संरक्षक पशु नहीं है। हालांकि वह जानता था कि विलियम उसे बुलाकर क्या हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने बच्चों के सामने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। शुरुआती सदमे के बीच जाने के बाद बच्चे अधिक अनुशासित हो गए, क्योंकि यद्यपि वे विलियम के राज्य के नाइट होने की घोषणा पर केवल आधा ही विश्वास करते थे, एरचितु के प्रकट होने से उन्हें आशा मिली। एरचितु एक विशालकाय मिनोटॉर था जो 2 पैरों पर खड़ा होता था। वह इतना शक्तिशाली और बलवान दिखता था कि बच्चे उसे देखकर विस्मय और भय से भर जाते थे। इसी कारण विलियम और उसके 2 शूरवीरों ने उन सभी को टेलीपोर्ट द्वार तक पहुंचाया। विलियम ने 1000 प्राणियों के क्षेत्र से अपना एक उच्च गुणवत्ता वाला जादुई क्रिस्टल मंगवाया ताकि टेलीपोर्ट गेट को शक्ति मिल सके और सैकड़ों बच्चे उसे पार कर सकें। डेव और कॉनरेड आगे जाकर राजधानी में इंतजार कर रहे थे, जहां वह जोड़ने वाला द्वार स्थित था। विलियम और इयान ये सुनिश्चित करने के लिए पीछे रुक गए कि सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से ग्लैडियोलस की राजधानी भेज दिया जाए। सिस्टम ने पूरे शहर की छानबीन कर ली थी और उसे संगठन का कोई सदस्य नहीं मिला। हालांकि उसे कई ऐसे बच्चे मिले जो इतने कमजोर थे कि वे अपने घर छोड़कर राजधानी की ओर पलायन करने में असमर्थ थे। विलियम ने कमजोर हो चुके बच्चों को वापस लाने और उन्हें टेलीपोर्ट गेट की ओर ले जाने के लिए सरकोप्स बंदरों को बुलाया। जब सरकोप्स बंदरों द्वारा ले जाए जा रहे बच्चों का आखिरी समूह गेट से गुजरा, तब तक आसमान अंधेरा होने लगा था। पूरे शहर को खाली कराने में विलियम को 9 घंटे लगे। हालांकि इस काम की वजह से उसके मिशन में देरी हुई, लेकिन उसका मन शांत था। वह जानता था कि अगर वह इन बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देता, जबकि वह उनकी मदद कर सकता था, तो उसे बहुत पछतावा होता। लाल बालों वाले लड़के ने सिस्टम से शहर का एक आखिरी बार निरीक्षण करने का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए। आसपास के क्षेत्र का एक और पूर्ण निरीक्षण करने के बाद सिस्टम ने सब ठीक है का संकेत दिया, जिसका अर्थ था कि सभी बच्चों का पता लगा लिया गया था। सिस्टम से पुष्टि मिलने के बाद ही विलियम और इयान उस पोर्टल में दाखिल हुए जो उन्हें राजधानी तक ले जाएगा। जैसे ही विलियम ने द्वार में प्रवेश किया, संगठन को उखाड़ फेंकने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वह ऐसे संगठन को जो युद्ध शुरू कर सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है, हेलेन साम्राज्य पर अपना दबदबा कायम करने की अनुमति नहीं देगा। अध्याय 382, ईर्ष्या का सच्चा अर्थ। विलियम अस्थायी रूप से कस्बे के बच्चों को हेलेन रॉयल अकादमी में ले गया था। राजधानी में सैकड़ों बच्चों के अचानक आगमन से स्थानीय बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई थी, जिनकी देखरेख राज्य के प्रधानमंत्री के बेटे कर रहे थे। जब युवराज को जेल ले जाया गया, तो कॉनर ने अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री के 19 वर्षीय बेटे को राज्य के मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को चुना वह काफी सक्षम था और उसने राजधानी में पले बड़े अपने मित्रों के समूह का उपयोग करके बचे हुए लोगों की जरूरतों को पूरा किया। प्रधानमंत्री के बेटे ब्रैंडन श्वार्ट्ज को उनके पिता के सेवानिवृत्त होते ही उनकी जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा था। उसने अकेले ही हेलेन साम्राज्य की राजधानी में बच्चों के बीच फैली अराजकता के बीच ग्लैडियोलस की राजधानी को संभाले रखा था। स्वाभाविक रूप से राजधानी के अंदर भी संगठन के सदस्य मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी शहर में अचानक अधिक बच्चों के प्रकट होने पर ध्यान नहीं दिया। कॉनर ने उन्हें राज्य के खजाने लेकर जल्द से जल्द शहर खाली करने का आदेश दिया था। अपनी अंतिम दया भावना के रूप में कॉनर ने राज्य के अन्न भंडारों को अछूता छोड़ दिया, जिसका उपयोग ब्रैंडन ने बचे हुए लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में किया। संगठन का नेता अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में था कि युवराज लियोनेल और उनके भाई राजकुमार रूफस के साथ क्या किया जाए। कैलोम ने प्रस्ताव दिया कि यदि कभी मौका मिले तो दोनों राजकुमारों को बंधक बना लिया जाए। कॉनर को लगा कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि भले ही दोनों राजकुमारों ने अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया हो, फिर भी वे राष्ट्र के राजकुमार थे। उनका महत्व कम नहीं हुआ था और भविष्य में उन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। संगठन के शेष सदस्यों के अलावा, जिन्हें जाल को निष्क्रिय करने और खजाने की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, बाकी सभी लोग पहले ही अपने मुख्यालय में चले गए थे, जहां राजा नूह और राज्य के महत्वपूर्ण रईसों की मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए रखा गया था। कॉनर शांति के इस संक्षिप्त क्षण का उपयोग करते हुए अपने पास मौजूद सभी जनशक्ति का इस्तेमाल उस स्मारक की खोज में कर रहा था जो उसकी पकड़ से गायब हो गया था। जब डेव और कॉनरेड ने देखा कि एर्चितु 3 मीटर चौड़े यिन कड़ाही में चावल का दलिया मिला रहा है, तो उनके होठों के कोने फड़क उठे। वह एक विशाल करछूल का इस्तेमाल कर रहा था जिसे विलियम ने अभी अभी कीमियागरी से बनाया था। इससे पहले विलियम ने डेव और कॉनरेड से रसोई में रखे बड़े बर्तन लाने को कहा ताकि वे अपने साथ लाए बच्चों के लिए चावल की दलिया बना सकें। शाम हो चुकी थी, इसलिए उसने खाना बनाना जानने वाले बच्चों से भी खाना बनाने में मदद करने को कहा। राज अकादमी की रसोई से कई बर्तन और कड़ाही प्राप्त करने के बाद खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्लैडियोलस शहर की तरह राज अकादमी के पास भी अपने खाद्य भंडार थे, जिनका उपयोग वह अपने संस्थान में अध्ययनरत बच्चों को खिलाने के लिए करती थी। जब एर्चितु ने यिन कड़ाही देखी तो उसमें बातों बातों में कुछ ऐसा जिक्र हुआ जिसने विलियम की दिलचस्पी जगा दी। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर चावल के दलिया को यिन कड़ाही में पकाया जाए तो उसका स्वाद कैसा होगा। जब विलियम उसे रखने ही वाला था तब एर्चितु ने यही बुदबुदाया था। इस सामान्य से सवाल को सुनकर विलियम भी उत्सुक हो गया। उसने ये भी सोचा कि अगर चावल की दलिया को यिन कड़ाही और शुद्धिकरण की ज्वालाओं का उपयोग करके पकाया जाए तो उसका स्वाद कैसा होगा। इसी वजह से दोनों ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। एर्चितु चावल का दलिया पकाएगा, जबकि विलियम शुद्धिकरण की ज्वालाओं का उपयोग करके आग को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इयान ने कुछ नहीं किया और बस किनारे से देखता रहा। उसे खाना पकाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि यह काम उसके जुड़वां भाई इसाक के जिम्मे था। विशालकाय वानरों का सरदार मोहॉक विलियम के निर्देशों के अनुसार मांस के कुछ टुकड़े और अन्य मसाले डालने में व्यस्त था। तीनों अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्होंने डेव और कॉनरेड की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों लड़के पहले से ही चावल की दलिया से भरे कटोरे लिए हुए थे और इस दृश्य को अचंभित भावों से देख रहे थे। स्वाभाविक रूप से विलियम को उन्हें देखने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने उन दोनों को रात के खाने पर अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बच्चे कैसे हैं? विलियम ने आग की तीव्रता कम करते हुए पूछा। वे अभी खाना खा रहे हैं, डेव ने जवाब दिया। अभी तक कमांडर की धमकी कारगर साबित हुई है और उनमें से कोई भी परेशानी नहीं खड़ी कर रहा है। विलियम ने सिर हिलाया। उसने एर्चितु को बच्चों के सामने इसलिए बुलाया था ताकि उन्हें डराकर कोई भी गलत काम करने से रोका जा सके। ये तरीका कारगर साबित हुआ और सभी बच्चे सही व्यवहार कर रहे थे। खाना खाने के बाद उन्हें सार्वजनिक स्विमिंग पूल में ले आओ, विलियम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। लड़कों के हिसाब से अलग अलग कर दो। मैं इंद्र पक्षियों और सरकोपेस बंदरों को लड़कियों के क्षेत्र की रखवाली करने के लिए लगा दूंगा ताकि कोई लड़का शरारत न करे। डेव और कॉनरेड ने सहमति में सिर हिलाया। पीछे छूट गए बच्चे बेघर लोगों की तरह थे जिन्होंने कई दिनों से स्नान नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग स्वच्छता का ध्यान रखते थे, लेकिन चूंकि यह कस्बा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित था, इसलिए हर कोई भोजन से अधिक स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं देता था। इन अंधकार में और कठिन समयों के दौरान ये बात बिल्कुल सच थी। हो गया, एर्चितु ने करछूल को आखिरी बार हिलाने के बाद कहा। फिर उसने विलियम द्वारा पहले से तैयार किए गए कटोरे उठाए और उनमें चावल का दलिया डालना शुरू कर दिया।
पहला कटोरा उसने विलियम को दिया, दूसरा कटोरा उसने मोहॉक को दिया और तीसरा कटोरा उसने खुद को दे दिया। तीनों ने लगभग एक ही समय पर खाना खाया और उनके चेहरे के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। वाह, कितना स्वादिष्ट, विलियम हकलाते हुए बोला और उसने अभी अभी पकाए गए चावल के दलिया का एक और टुकड़ा खा लिया। ऐसा लगता है कि हमारा प्रयोग सफल रहा, इर्चितू ने विलियम द्वारा उसके लिए बनाए गए बड़े कटोरे से खाना खाते हुए सहमति जताई। डेव और कॉनरेड ने जल्दी जल्दी चावल का दलिया खाया। कटोरे खाली करने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या वे अपने साथियों द्वारा पकाए गए दलिया में से थोड़ा सा चख सकते हैं। ठीक है, विलियम ने आत्मविश्वास से कहा। वाह, मुझे सच में शेफ बनने का प्रशिक्षण लेना चाहिए। शायद खाना बनाते समय उस पेशे का ज्ञान होने से इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाएगा। यदि रसायनशास्त्रियों के देवता को पता चलता कि उनके बहुमूल्य यंगयान कड़ाही प्रतिकृति का उपयोग चावल का दलिया पकाने के लिए किया जा रहा है, तो वे निश्चित रूप से क्रोधित होकर विलियम के सिर पर प्रहार करेंगे। लिली, इससे और डेविड देवताओं के मंदिर में पहले से ही हंस रहे थे जब उन्होंने ये दृश्य देखा। रसायन शास्त्री देवता भी तटस्थ गुट के सदस्य थे और मंदिर के सबसे धनी देवताओं में से एक थे। उसकी सभी गोलियों की नीलामी गॉड शॉप में की जाएगी और देवताओं द्वारा चुने गए उम्मीदवार अपनी मेहनत से अर्जित गॉड पॉइंट्स का उपयोग करके उसकी चमत्कारी गोलियों को पाने के लिए बोली लगाएंगे, जो उन्हें उनकी कल्पना से परे शक्ति प्रदान करेगी। विलियम और बाकी लोगों के खाना खत्म करने के बाद उसने अपने जल जादू का उपयोग करके अपने यिन यान कड़ाही को साफ किया और उसे वापस अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रख दिया। वह इयान के साथ सोलारिस छात्रावास में अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसने एक परिचित चेहरा अपनी ओर आते देखा। तुम्हें हंगामा मचाना बखूबी आता है, एस्ट ने विलियम को झुंझलाते हुए कहा। मुझसे पहले मिलने के बजाय तुमने बिना कुछ कहे इन बच्चों को अकादमी में बुला लिया। अगर इसहाक शहर में खबर जुटाने के लिए छानबीन न कर रहा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम राजधानी आ गए हो। विलियम ने अपना सिर खुजाया और उस सुंदर लड़के की ओर बढ़ा जो उससे आज रात तुम्हें फर्श पर सोना पड़ेगा वाली घूरती निगाहों से देख रहा था। अपनी बात समझाते हुए हाफ एल्फ ने हल्के से अपना गला साफ किया। दरअसल मैंने पहले आपसे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन हालात ऐसे नहीं बने कि ऐसा हो सके। विलियम ने आह भरी। शहर को खाली कराने में बहुत समय लग गया। मैंने कल आपसे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन किसने सोचा था कि आप मुझे इतना याद करेंगे कि खुद यहां आ जाएंगे। विलियम ने घमंड से अपने बाल झटकते हुए एस्ट को एक शानदार मुस्कान दी। वैसे क्या तुमने वैंडी को देखा है? विलियम ने पूछा। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है और अगर मुमकिन हो तो मैं आज रात उसके साथ सोना चाहता हूँ। वाह। उसके बगल में खड़ा इयान चिड़चिड़ाकर उसकी कमर पर चुटकी काटने लगा, जबकि एस्ट आगे बढ़कर उसके कान खींचने लगा। स्पष्टतः विलियम के शब्दों के चुनाव से वे दोनों बहुत असंतुष्ट थे। जब वे दोनों पहले से ही उसके सामने मौजूद थीं, तो वह वैंडी को कैसे ढूंढ सकता था? बेचारे हाफ एल्फ को दो ईर्ष्यालु लड़कों ने घसीटकर दूर ले गए, जिससे पीछे अचंभित इसहाक, डेव, कॉनराड, इर्चिटू और मोहॉक रह गए। उस रात विलियम को ईर्ष्या का असली मतलब समझ आया। उसकी आध्यात्मिक दुनिया में दो सुंदर लड़कियां ये सुनिश्चित कर रही थीं कि लाल बालों वाला लड़का भविष्य में फिर वही गलती न दोहराए, क्योंकि वे आत्माओं का मिलन कर रही थीं, ताकि उस चिड़चिड़े आधे एल्फ को अपनी चेतना के सागर को जल्दी से पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सके। योजक चिन्ह। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग डची में। वैंडी, क्या हुआ? स्पेंसर ने पूछा जब उसने अपनी जुड़वां बहन को अचानक ग्लैडियोलस शहर की दिशा में देखते हुए देखा। वैंडी गहरी सोच में डूबी हुई सी लग रही थी, मानो उसने माथे पर शिकन डाल ली हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों, लेकिन किसी तरह उसे लगा कि उसने विलियम की आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। कुछ नहीं बड़े भाई, वैंडी ने जवाब दिया और अपने डची के सेवकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पढ़ने के काम में वापस लग गई। उसे लगा कि वह शायद कल्पना कर रही है, क्योंकि वह विलियम को देखने के लिए बहुत बेताब थी। हर रात वैंडी उस जगह का सपना देखती थी जिसे असगार्ड कहा जाता था, जहां उसका वयस्क रूप अपने पति विल के साथ रहता था। वैंडी को अपने वयस्क रूप से बहुत ईर्ष्या होती थी। वाल्किरी वैंडी न केवल परिपक्व और आकर्षक दिखती थी, बल्कि वह पहल करने वाली भी थी। उसके सपनों में आने वाला विल कभी कभी उसके प्रस्तावों का विरोध करता था, लेकिन उसकी अदम्य शक्ति उसे बेबस कर देती थी। पति पत्नी के बीच अंतरंग रात बीतने के बाद वैंडी अक्सर सुबह गर्मी और बेचैनी से जागती थी। मन ही मन वह चाहती थी कि एक दिन विलियम और वह सचमुच शादी कर ले। सिर्फ सपनों में ही नहीं, हकीकत में भी। अध्याय 383 महत्वाकांक्षा का अंत भाग 1। अगले दिन विलियम संगठन की गतिविधियों के संबंध में शहर में समाचार जुटाने के लिए अपनी खुद की जांच करने ही वाला था
तभी उसे अकादमी के भीतर एक बहुत ही परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। विलियम को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह उपस्थिति किसकी है, और इस खोज से उसे आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। तुरंत ही वह प्रथम वर्ष के जादू विभाग के बगीचे की ओर चल पड़ा, जहां हाल ही में उसका कार्टर से आमना सामना हुआ था। चौथे मास्टर, आपको सुरक्षित देखकर अच्छा लगा, विलियम ने कहा। उनकी आवाज में राहत और खुशी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोंट के सबसे भरोसेमंद दिग्गजों में से एक महाद्वीपीय जादू से अप्रभावित रहा, जिसने सभी को मूर्तियों में बदल दिया था। एजियो ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए गुनगुनाया। तुमने अच्छा किया। विलियम के गुरुओं में एजियो बहुत ही स्पष्टवादी था और बातों को घुमा फिराकर कहने से कतराता था। यही कारण था कि विलियम उस व्यक्ति से प्रशंसा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ जो हमेशा अंधेरे में रहता था। मुझे लगता है कि आप जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, एजियो ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ चौथे मास्टर। बहुत खूब। मैं भी राजधानी में रहते हुए जो जानकारी जुटा पाया हूं उसे साझा करूंगा, एजियो ने कहा। सबसे पहले, युवराज लियोनेल और राजकुमार रूफस अब राजधानी में नहीं हैं। उन्हें संगठन के सदस्य अपने उत्तर पूर्वी मुख्यालय ले गए हैं। विलियम ने एजियो की बात ध्यान से सुनी। सच कहूं तो लूंट लौटते समय अपने बड़े भाई और बहन का अपहरण करने की कोशिश करने पर वह युवराज को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपना मौका गंवा दिया क्योंकि वे अब राजधानी में नहीं थे। अजियो ने बताया कि संगठन ने भी राजधानी से पीछे हटना शुरू कर दिया था और सभी अपने मुख्यालय में इकट्ठा हो रहे थे। उसने संगठन के कुछ सदस्यों को पकड़कर जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं था। वे बस इतना जानते थे कि उनका नेता बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उन सभी को वापस बुला रहा है। संगठन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के बाद एजियो राज्य के सामने मौजूद घरेलू समस्याओं पर लौट आया। ब्रैंडन श्वार्ट्ज एक बहुत ही काबिल नौजवान है। उसने राजधानी में भोजन की कमी जैसी तात्कालिक समस्या को बखूबी संभाला। एजियो ने प्रधानमंत्री के बेटे की इस क्षमता की प्रशंसा की कि उसने बड़ों के निष्क्रिय हो जाने के बाद पैदा हुई समस्याओं को तुरंत हल कर दिया। हालांकि अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उसने इस राज्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। दोनों राजकुमारों के ले जाए जाने के बाद उसने स्वयं को हेलेन राज्य का वास्तविक शासक मान लिया है। प्रधानमंत्री का पुत्र होने के नाते राजपरिवार के सदस्यों की राजधानी में अनुपस्थिति में आदेश जारी करने का अधिकार उसी के पास है। विलियम ने उपहास उड़ाया क्योंकि वह पहले ही देख चुका था कि सत्ता और प्रभाव प्राप्त करने पर लोग कितने लालची हो सकते हैं। क्या आपका मतलब यह है कि वह राजा का रीजेंट बनने की योजना बना रहा है, चौथे मास्टर? बिल्कुल सही, एजियो ने सिर हिलाया। संगठन के नेता ने अपने एक अधीनस्थ को ब्रैंडन को ये सूचित करने के लिए भेजा कि वे कुछ महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने के लिए अस्थायी रूप से हेलन साम्राज्य का नियंत्रण उसके सक्षम हाथों में सौंप रहे हैं। मुझे लगता है कि यहीं से इस राष्ट्र का नया शासक बनने की ब्रैंडन की योजना पनपने लगी। विलियम ने आह भरी और अपना सिर खुजाया। वह बिल्कुल भी ऐसे महत्वाकांक्षी चूहे से निपटना नहीं चाहता था जो बिल्ली की अनुपस्थिति में खुद को राजा समझता हो। अजियो ने मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा। हालांकि उसने विलियम के साथ बहुत कम समय बिताया था, लेकिन वह जानता था कि लाल बालों वाले उस लड़के ने प्रधानमंत्री के बेटे से निपटने की योजना पहले ही बना ली थी। योजक चिन्ह। ब्रैंडन अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव लिए हेलन साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। अगर उसने सामान्य समय में ऐसा किया होता तो उस पर तुरंत राजद्रोह का आरोप लगाया जाता और उसे फांसी पर लटका दिया जाता। हालांकि फिलहाल राज्य में किसी के पास भी उसे इस अपराध के लिए दंडित करने का अधिकार नहीं था। संगठन पहले ही दोनों राजकुमारों को ले जा चुका था, जिससे सिंहासन खाली पड़ा था। सबसे छोटे राजकुमार का तो कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था। हालांकि इससे राज्य का शासक बनने की उनकी योजना को लेकर चिंता पैदा हुई, लेकिन उन्होंने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। राजकुमार अनेस्ट तो बस एक बच्चा था और उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। उसके बगल में खड़े एक नौकर ने सामने रखे भव्य सिंहासन को देखकर मुस्कुराया। उसने इस सिंहासन को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतनी नजदीक से उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। लॉर्ड ब्रैंडन, ऐसा लगता है कि अब हेलन साम्राज्य का भाग्य आपके हाथों में है, उस नौकर ने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिए, मैं कैल्डवेल परिवार बिना किसी चूक के आपकी मदद करूंगा। ब्रैंडन के छोटे से समूह का हिस्सा बन चुके अन्य चापलूसों ने भी अपनी वफादारी का ऐलान करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। ब्रैंडन मुस्कुराया और सिर हिलाया मानो वह सचमुच एक राजा हो जो अपनी प्रजा के प्रति दया भाव दिखा रहा हो। आपकी वफादारी को भुलाया नहीं जाएगा, ब्रैंडन ने स्पष्ट स्वर में कहा।
जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ आपके परिवार समृद्ध होते रहेंगे। धन्यवाद महामहिम। लॉर्ड ब्रैंडन सचमुच बहुत उदार हैं। प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में भी एक विलक्षण प्रतिभा। प्रशंसा के शब्द बारिश की तरह बरस रहे थे और ब्रैंडन अपने चेहरे पर दयालु मुस्कान लिए उनका आनंद ले रहा था। उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले दर्जनों कुलीन उत्तराधिकारी भले ही ड्यूक परिवारों के मुखिया न हो, लेकिन वे फिर भी प्रभावशाली परिवार थे। मार्क्वेस, विस्काउंट और बैरन के पुत्र उसकी कृपा पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ब्रैंडन ने अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उन्हें उसकी चापलूसी करने की अनुमति दी। अचानक सिंहासन कक्ष के दरवाजे खुल गए और एक लाल बालों वाला लड़का, हाथ में लकड़ी का डंडा लिए, इस तरह अकड़कर अंदर आया मानो वह उस जगह का मालिक हो। ब्रैंडन ने भौहें चढ़ाई क्योंकि वह बिन बुलाए मेहमान को पहचानता था। भला वह हेलन साम्राज्य के सबसे युवा नाइट कमांडर को कैसे नहीं पहचान सकता था। फिर सिंहासन से उठते हुए उसने लाल बालों वाले लड़के को एक प्यारी सी मुस्कान दी। लॉर्ड विलियम, ये जानकर खुशी हुई कि आप अपनी चोटों से उबर चुके हैं। ब्रैंडन ने विलियम के पद और प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। इस समय राज्य में अशांति फैली हुई है। विदेशियों ने आक्रमण कर दिया है और हमारे राज्य की शांति खतरे में है। यदि संभव हो तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप हमारे नागरिकों को आक्रमण के खतरे से बचाने में हमारी सहायता करें। ब्रैंडन को उसके पिता ने ही राज्य के उच्च पदस्थ रईसों से बात करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। विलियम को यह मानना पड़ा कि ब्रैंडन वाकई एक काबिल नौजवान था क्योंकि उसके शब्दों का चुनाव सटीक था। अगर उसे ब्रैंडन की लालची महत्वाकांक्षाओं के बारे में पहले से पता न होता तो विलियम राज्य के सामने मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए उसके साथ मिलकर काम करने पर विचार कर सकता था। दुर्भाग्य से विलियम के पास फालतू बातों के लिए समय नहीं था, इसलिए उसने मामले को अपने तरीके से निपटाने का फैसला किया। हेलन साम्राज्य के नाइट कमांडर के रूप में ब्रैंडन श्वार्ट्ज, मैं आपको राजद्रोह का दोषी घोषित करता हूं, विलियम ने दृढ़ स्वर में घोषणा की। आपको आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने के लिए कहा जाता है। विलियम की बातें सुनकर ब्रैंडन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वह जोर से हंस पड़ा, मानो उस लड़के की मूर्खतापूर्ण बात का मजाक उड़ा रहा हो। लॉर्ड विलियम, मैंने आपके साथ विनम्रता से पेश आने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि आपके पद ने आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। ब्रैंडन ने ताना मारा, जो भी उसे गिराएगा वही मेरा प्रधानमंत्री बनेगा। उसे पकड़ो। विलियम के पीछे कई द्वार प्रकट होते ही वह मुस्कुरा उठा। विलियम की सेना का सबसे कुख्यात सदस्य सिंहासन कक्ष में प्रकट हुआ और उन घमंडी रईसों पर गालियों की बौछार कर दी, जो ये सोचते थे कि वे अपनी अधिक संख्या के बल पर हाफेल्फ को हरा सकते हैं। दफा हो जाओ। एक पीले पक्षी ने एक रईस बदमाश को सिर से टक्कर मारी और उसे हवा में उड़ा दिया। कई अन्य रेनबो बर्ड्स ने भी अपने लक्षित रईसों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया, जिसे देखकर विलियम बगल से मुस्कुरा उठा। हालांकि रेनबो बर्ड्स देखने में ताकतवर नहीं लग रहे थे, लेकिन वे पहले ही क्लास डी के शिखर पर पहुंच चुके थे और विलियम के लॉलीपॉप से भी लैस थे। इंग्रे बर्ड्स ने अपने मैजिक मिसाइल्स दागे और कई जादुई तीर हवा में उड़ने लगे। इंग्रे बर्ड्स लघु, शाप देने वाले, आत्मघाती जेट लड़ाकू विमानों की तरह थे, जिन्होंने ब्रैंडन का साथ देने वाले युवा रईसों के दिलों में भय पैदा कर दिया था। ब्रैंडन ने जोर से सांस ली और अपने पशु साथी को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। सिंहासन कक्ष में एक पंखों वाला बाघ प्रकट हुआ और उसने जोरदार दहाड़ मारी। यह श्रेणी ए का जानवर था जिसे प्रधानमंत्री ने ब्रैंडन को उसके 18वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। यह 1 साल से अधिक समय से उसके साथ था और इतने कम समय में ही उनके बीच का बंधन काफी मजबूत हो गया था। उसे मार डालो, एलिस्टर, ब्रैंडन ने आदेश दिया। ब्रैंडन ने हाफ एल्फ के नाइटहुड समारोह में किंग्सले के खिलाफ लड़ाई के दौरान विलियम की ताकत देखी थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि लाल बालों वाला लड़का एक ऐसे क्लास ए राक्षस का सामना करने में सक्षम होगा, जिससे केवल मित्रिल रैंक के योद्धाओं की टीम ही लड़ सकती थी। अध्याय 384, महत्वाकांक्षा का अंत, भाग 2। विलियम ने भौहें चढ़ा ली क्योंकि हेलन साम्राज्य में पंखों वाला बाघ एक बहुत ही दुर्लभ जानवर था। फिर भी वो पंखों वाली इस विशालकाय बिल्ली से विचलित नहीं हुआ। विलियम बचपन से ही शताब्दी और सहस्राब्दी के राक्षसों से लड़ता आ रहा था और बाघ की भयावह उपस्थिति ने उसे लगभग उबासी दिला दी। एर्ची, बाहर आओ और इस बिल्ली के साथ खेलो, मैं लुढ़क रहा हूँ। विलियम अपना आदेश पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अचानक उसके सामने एक इंद्रधनुषी रंग का चींटीखोर प्रकट हुआ और गेंद की तरह गोल हो गया। फिर उसने अपना आकार 2 मीटर तक बढ़ा लिया और पूरी तरह से आश्चर्यचकित हुए पंखों वाले बाघ की ओर झपटा।
सिंहासन कक्ष में दर्द की एक चीख गूंज उठी जब पंखों वाले बाघ ने दीवार पर जोरदार प्रहार किया। कासुगोनागा ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी पूरी शक्ति से उसके शरीर पर बार बार प्रहार किया। विलियम उस खून के प्यासे चींटीखोर को असहाय बाघ को बेरहमी से कुचलते देख भयभीत हो गया। चींटीखोर का उत्पात तभी रुका जब पंखों वाला बाघ बेहोश हो गया। उस नन्हे जानवर ने घमंड से अपना सिर हवा में उठा लिया और उसका छोटा सा पैर बेहोश पड़े बाघ के सिर पर पड़ गया। अपनी ताकत दिखाने की उसकी व्यर्थ कोशिश उसकी प्यारी सी कदकाठी के आगे फीकी पड़ गई, जिसे देखकर विलियम अपना सिर खुजलाने लगा। कुछ ही मिनट पहले शुरू हुई लड़ाई के अविश्वसनीय परिणामों को देखकर ब्रैंडन धड़ाम से गिर पड़ा और कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। उसकी नजरें उस छोटे इंद्रधनुषी रंग के चींटीखोर पर टिक गईं जो उसके साथी जानवर के सिर पर घमंड से खड़ा था। क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? विलियम ने चिढ़ाते हुए लहजे में पूछा। बताओ, मौका रहते ही उन्हें आजमा लो। ब्रैंडन ने हताशा में मुट्ठी भींचते हुए अपना ध्यान विलियम पर केंद्रित किया। विद्वान होने के साथ साथ विलियम जादू में बी ग्रेड की प्रतिभा से भी संपन्न था। हालांकि किसी कारणवश उसे यह आभास हो रहा था कि वह अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए हाफ एल्फ को अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हरा पाएगा। लॉर्ड विलियम, मुझे लगता है हम आपस में बात कर सकते हैं, ब्रैंडन फर्श से उठते हुए बोला। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस राज्य को वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो आप राजा बन सकते हैं और मैं आपका प्रधानमंत्री बनूंगा। साथ मिलकर हम हेलेन राज्य को नया रूप दे सकते हैं और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह अच्छा प्रस्ताव है ना? विलियम ब्रैंडन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता था। चूंकि प्रधानमंत्री का पुत्र युद्ध में विलियम को हरा नहीं सका, इसलिए ब्रैंडन ने तुरंत उसकी कृपा पाने के लिए विनम्र व्यवहार करने का विकल्प चुना। ये रवैया परिवर्तन राज्य के उन राजदूतों और अन्य अधिकारियों द्वारा अपनाई गई एक रणनीति थी जो वार्ता में विशेषज्ञ थे। विलियम ने ऐसे कई मामले देखे थे जब लोगों ने उनसे दया की भीख मांगी थी, लेकिन ब्रैंडन के रवैये ने हाफ एल्फ को काफी प्रभावित किया। ये तो खतरनाक इंसान है, विलियम ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। सक्षम तो है, लेकिन खतरनाक भी। अगर बेटा अभी से ऐसा है तो पता नहीं बाप कैसा होगा। विलियम को हेलेन साम्राज्य की राजनीति से कोई खास मतलब नहीं था। अपने दादा जेम्स की तरह वे भी अपनी मनमानी करना पसंद करते थे। वे कानूनों या सत्ता के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे और जो भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता, उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटते थे। हाफ एल्फ ये भी समझ गया था कि ब्रैंडन ने ऐसा व्यवहार केवल अनुकूल परिस्थितियों के कारण किया था। अगली पीढ़ी के राजा की सेवा करने के लिए जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना थी। स्पष्ट रूप से कहें तो विलियम इस बात को लेकर असमंजस में था कि ब्रैंडन से कैसे निपटा जाए। एक ओर वह उस किशोर को कैद कर सकता था और उसकी जगह किसी और को नियुक्त कर सकता था। दूसरी ओर वह अपने अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का उपयोग करके राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकता था। अगर मैं तुमसे पश्चिम जाने को कहूं तो क्या तुम पूर्व जाने की हिम्मत करोगे? विलियम ने पूछा। लॉर्ड विलियम, आप जहां भी मुझे भेजना चाहें मैं वहां जाऊंगा, ब्रैंडन ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ उत्तर दिया। अगर मैं तुमसे कूदने को कहूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे कितनी ऊंचाई तक कूदना चाहिए। विलियम ने गंभीर भाव से ब्रैंडन की ओर देखते हुए सिर हिलाया। क्या तुम अब भी इस राज्य के शासक बनना चाहते हो? हाँ, ब्रैंडन ने उत्तर दिया। विलियम मुस्कुराया। उसने सोचा था कि बड़ा लड़का अपनी महत्वाकांक्षा से इनकार करेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इसे खुलेआम स्वीकार कर लिया। तुम एक अद्भुत इंसान हो, विलियम ने प्रशंसा करते हुए कहा। और बहुत खतरनाक भी। सच कहूं तो मैं बस तुम्हें तब तक कैद में रखना चाहता हूं जब तक ये सब खत्म न हो जाए। ब्रैंडन ने सहमति में सिर हिलाया। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस अराजक समय में इस राज्य में कोई भी वह काम नहीं कर पाएगा जो मैं कर सकता हूं। मुझे ये स्वीकार करने में बुरा लग रहा है, लेकिन आप सही हैं। ठीक है, तो मेरा प्रस्ताव कैसा रहेगा? आप राजा बन जाए और मैं आपका प्रधानमंत्री बनूंगा। विलियम ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं प्रभुत्व नहीं चाहता। कितने अफसोस की बात है। ब्रैंडन ने आह भरी। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जनता का नेतृत्व कर सके, और मेरा मानना है कि लॉर्ड विलियम इस काम के लिए सही व्यक्ति होंगे। साथ ही सर विलियम, मैं आपको बस एक और बात बताना चाहता हूं। और वो क्या है? हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये सच है। विलियम ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और ब्रैंडन को घूरने लगा। लड़के का चेहरा साधारण सा था,
ऐसा चेहरा जिसे अगर वह भीड़ में घुल मिल जाए तो आसानी से भुलाया जा सकता है क्योंकि कोई उस पर दोबारा नजर भी नहीं डालेगा। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने विलियम की नज़रों में उसे सबसे अलग बना दिया। ये स्वच्छता की अनुभूति थी। यह एक ऐसा गुण था जो पेशेवर हत्यारों में बहुत आम था। अगर ब्रेंडन ने विद्वान बनने के बजाय हत्यारा बनना चुना होता तो वह एक बहुत खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता था जो अपने दुश्मनों में दहशत पैदा कर देता। मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। विलियम ने अपने सामने खड़े लड़के को देखते हुए मुस्कुराया। ब्रेंडन के प्रति उसका रवैया पूरी तरह बदल गया था और ब्रेंडन कांप उठा क्योंकि विलियम उसे ऐसे देख रहा था मानो वह किसी वेश्यालय में बिकने वाली कोई बेहद खूबसूरत वेश्या हो। योजक चिन्ह। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? एस्ट ने विलियम की ओर ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बेतुका कहा हो। मैं राज्य का रीजेंट। विलियम ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं गंभीर हूँ। मेरे अनुपस्थित रहने के दौरान राजधानी का प्रबंधन करने के लिए मैं आप पर ही भरोसा करता हूँ। मैं डेव और कॉनरेड को आपके अंगरक्षक के रूप में आपके साथ छोड़ रहा हूँ। उनके साथ रहने से आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए सही व्यक्ति हूँ। क्या तुम वो बात भूल गए जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी? विलियम ने एस्ट के कंधे पर थपथपाया और उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। हीरो जन्म से नहीं होते, बनते हैं। हीरो एक साधारण व्यक्ति होता है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद डटे रहने और सहन करने की ताकत पाता है। अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बार हम किसी टेरहन से नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, हम किसी टेरहन से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसी अज्ञात संगठन और हमारी सीमा के ठीक बाहर मौजूद हजारों एल्व्स जैसी किसी अधिक भयावह चीज से लड़ रहे हैं, एस ने तर्क दिया। आप गलत नहीं हैं, विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर आप नहीं तो कौन? क्या आपके पास कोई सुझाव है? प्रिंस अनेस्ट के बारे में क्या ख्याल है? एस्ट ने प्रस्ताव रखा। ये झींगा अभी बहुत छोटा है और पत्नी के दबाव में रहने वाला है, इसलिए के राज्य के मामलों को संभाल नहीं सकता। विलियम ने सिर हिलाया। अगर तुम ये पद नहीं लेना चाहते तो मैं ब्रैंडन श्वार्ट्ज नाम के उस आदमी को ही सब कुछ संभालने दूंगा। कम से कम मेरी अनुपस्थिति में वह के राज्य का प्रबंधन करने में सक्षम है। एस्ट ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर है वह ब्रैंडन को जानता था। उसने ये भी सोचा कि प्रधानमंत्री का बेटा शाही परिवार के निष्क्रिय रहने के दौरान एक अस्थायी नेता की भूमिका निभा सकता है। हालांकि किसी कारणवश उन्हें शाही परिवार की सत्ता किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने का विचार पसंद नहीं आया। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ मदद की जरूरत होगी। एस्ट ने समझौता किया। मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। अध्याय 385 शैतानी नरक वानर से मुलाकात भाग 1। प्रभु एस्ट, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ब्रेंडन ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए अपनी मुट्ठी छाती पर रखी। प्रभु विलियम ने मुझे पहले ही सारी जानकारी दे दी थी। शाही परिवार की अनुपस्थिति में मैं आपकी सेवा पूरी निष्ठा से करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद, एस्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे की ओर देखते हुए हकलाते हुए कहा। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने और विलियम ने इसी व्यक्ति के बारे में बात की थी और अब ब्रैंडन उनके सामने बड़ी विनम्रता से खड़ा था। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एस्ट ने पूछा। छोटे सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। बिल्कुल, ब्रैंडन ने जवाब दिया। विलियम ने आपको मेरे लिए काम करने के लिए कैसे राजी किया? उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया। एस्ट ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। क्या मैंने तुम्हें किसी से मिलवाया? प्रधानमंत्री के बेटे को गंभीर भाव से देखते हुए एस्ट की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सोच रहा था कि विलियम ने ब्रेंडन को किस तरह के व्यक्ति से मिलवाया होगा जिसके कारण वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है। एक बेहद अद्भुत इंसान। ब्रेंडन मुस्कुराया। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे विलियम ने कुछ घंटे पहले उससे मिलवाया था तो उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मानो उस व्यक्ति से मिलना उसकी नियति थी। जैसे किसी पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो। ब्रैंडन को उसी क्षण पता चल गया कि उसे अपना सच्चा उद्देश्य मिल गया है। वह उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में अध्ययन करने के लिए उत्सुक था और इसके लिए शर्त यह थी कि वह एस्ट के दाहिने हाथ के रूप में उनकी सेवा करे। प्रभु एस्ट, मुझे पता है कि आपके कुछ और प्रश्न हैं, लेकिन प्रभु विलियम ने मुझे कुछ आदेश दिए हैं। ब्रेंडन ने अपने हाथों में एक स्क्रॉल खोलते हुए कहा। अभी के लिए बेहतर होगा कि हम हेलेन साम्राज्य के बाहरी इलाके में बचे हुए लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें राजधानी ले आएं। समझ गया। एस्ट जैसे ही यह सुना कि उन्हें राजधानी से सबसे दूर स्थित कस्बों में बचे हुए लोगों को बचाना होगा, वह तुरंत चौकन्ना हो गया।
मेरा सुझाव है कि हम इन क्षेत्रों में कुछ प्रतिनिधि भेजें और उन्हें राजधानी में सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, ब्रेंडन ने समझाया। अभी हमारे पास 15 साल तक चलने लायक अनाज है। ये सब शाही गोदाम के भंडार में जादुई रूप से सुरक्षित रखा गया है। अगर हम 10 मिलियन और लोगों को खिलाने के लिए ले भी जाएं, तो भी हमारा भंडार केवल 4 साल तक ही कम होगा। इसके अलावा हर रियासत के अपने अन्न भंडार होते हैं। अगर हम स्थानीय रईसों से संपर्क कर सकें तो हम उनसे संसाधनों को साझा करने के मामले में हमारे साथ समन्वय करने के लिए कह सकते हैं। एस्ट ने सिर हिलाया। यह पहली बार था जब वह इस तरह की बातें सुन रहा था और ब्रैंडन के बारे में उसकी राय हर मिनट और गहरी होती जा रही थी। इस समय सबसे अहम मुद्दा हमारी सीमाओं पर मंडराता खतरा है, ब्रैंडन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। लॉर्ड विलियम ने मुझसे कहा है कि वे इस मामले को संभाल लेंगे, इसलिए हमें बस और अधिक बचे हुए लोगों को बचाने और भोजन एवं अन्य संसाधन जुटाने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमें एक स्थानीय शूरवीर बल का गठन करना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेगा कि राजधानी में कोई अपराध न हो। ब्रैंडन ने एस्ट को गंभीरता से देखते हुए अपनी व्याख्या जारी रखी। भले ही बचे हुए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कुछ किशोर भी हैं। उनकी कम उम्र के कारण वे छोटे बच्चों को धमका सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। ग्लैडियोलस शहर में शांति बनाए रखने के लिए हमें हर कीमत पर इसे रोकना होगा। समझ गया, एस्ट ने सिर हिलाया। क्या बच्चों के लिए हमें और कुछ करना चाहिए? एक एक कदम करके आगे बढ़िए, लॉर्ड एस्ट। अगर आप हर चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ब्रेंडन ने जवाब दिया, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले बचे हुए लोगों को बचाते हैं और एक नाइट यूनिट बनाते हैं जो शहर में गश्त करेगी। इससे बचे हुए लोगों को सुरक्षा का एहसास होगा जब वे देखेंगे कि वर्दीधारी अधिकारी कानून का पालन कर रहे हैं। दोनों ने आधे घंटे में अपनी बैठक समाप्त की और तुरंत कार्रवाई में जुट गए। उनकी भूमिका राज्य की स्थिरता बनाए रखना थी। एस्ट ने सबसे पहले डेव को आर्मस्ट्रॉन्ग डची जाने का आदेश दिया, जहां स्पेंसर और वैंडी मौजूद थे। उच्च पदस्थ रईसों के वारिसों में से वैंडी एक ऐसी शख्सियत थी जिस पर विलियम अपनी इच्छानुसार काम करवाने के लिए भरोसा कर सकता था। हालांकि वैंडी के विलियम की पहली प्रेमिका होने को लेकर उसके मन में अभी भी दुविधा थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह केवल उस श्राप को दोष दे सकता था जो उसके शरीर पर इसलिए लगा था क्योंकि वह विलियम से एक लड़के के रूप में मिला था, न कि एक लड़की के रूप में। ब्रैंडन ने अपने कुछ भरोसेमंद अधीनस्थों को भी भेजा जिन्हें विलियम ने पहले ही पीट दिया था, ताकि वे हेलन साम्राज्य के बाहरी इलाकों में बचे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी जनशक्ति का उपयोग कर सकें। हालांकि वे ब्रैंडन के किसी और के अधीन होने को लेकर अभी भी अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया। आखिरकार जब तक वे जिसका अनुसरण कर रहे थे वही व्यक्ति सत्ता का नेतृत्व कर रहा था, तब तक उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव छोड़ने और एस्ट को यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि वे वास्तव में कितने सक्षम थे। विलियम के लिए वह संगठन और एल्फ सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सेना जुटाने के लिए पहले ही राजधानी छोड़ चुका था। वे दोनों एक लामासू घोड़े की पीठ पर सवार होकर उस जंगल की ओर जा रहे थे जहां विलियम किसी से मिलने की योजना बना रहा था। क्या आपको यकीन है कि छोटे मालिक को बिना बताए चले जाना एक अच्छा विचार है? इयान ने विलियम को पीछे से गले लगाते हुए पूछा। सब ठीक हो जाएगा, विलियम ने जवाब दिया। एस्ट समझ जाएगी क्योंकि अब हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। और वैसे भी समय किसी का इंतजार नहीं करता, हर पल कीमती है। विलियम ने इयान को यह नहीं बताया था कि वह एस्ट के साथ अचानक अंतरंग होने की स्थिति में अभी भी सहज नहीं हो पाया था, भले ही वह उसके चेतना सागर के भीतर अपने स्त्री रूप में थी। सबसे अच्छे दोस्त से प्रेमिका बनने का यह बदलाव इतना अचानक हुआ था कि विलियम को इसे तुरंत स्वीकार करने में कठिनाई हुई। फिलहाल उसने एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं को धीरे धीरे विकसित करने के लिए समय लेने की योजना बनाई ताकि उन दोनों के लिए चीजें असहज न हो जाएं। फिर भी एस्ट ने विलियम के साथ उसकी आध्यात्मिक दुनिया में जो रात बिताई थी वह व्यर्थ नहीं गई। उसका असली नाम एस्टेले है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके नाम का अर्थ तारा है, विलियम ने अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हुए सोचा। ये बहुत अच्छा नाम है। एस्टेले ने विलियम को अपना असली नाम बताने की पहल इसलिए की थी क्योंकि वह ऐश से ईर्ष्या करती थी। वह ये भी चाहती थी कि जिस लड़के को वह पसंद करती है वह उसे उसके असली नाम से पुकारे, न कि उस नकली नाम से जिसका इस्तेमाल उसे अपने शरीर पर लगे श्राप के कारण करना पड़ता था। तुम उसके बारे में सोच रहे हो, है ना? इयान ने पूछा। विलियम को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी, वह इयान के चेहरे के भाव को समझ गया था। ईर्ष्यालु, उसे जवाब देने के बजाय इयान ने उससे एक और सवाल पूछा। इयान को पहले से ही एस्ट की विलियम के प्रति भावनाओं का पता था और उसने इसे लंबे समय से स्वीकार कर लिया था।
जब ऐसा था तो उसे अपने पसंदीदा लड़के के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जंगल का स्वामी आपका निमंत्रण स्वीकार करेगा? इयान ने पूछा। विलियम इस सवाल के जवाब पर विचार करते हुए शांत हो गया। राजधानी पहुंचने के बाद वह सबसे पहले जिस राक्षस को आमंत्रित करना चाहता था वह था हेलन रॉयल अकादमी के पास के जंगल पर राज करने वाला शैतानी नरकैप। वह सोगलाव का संप्रभु था और एक बहुत शक्तिशाली जानवर था जो विलियम की सेना को निश्चित रूप से मजबूत करेगा यदि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो जाता है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा, विलियम ने धीरे से कहा और लामासू को उस स्थान पर ले गया जहां सबसे शक्तिशाली आभा स्थित थी। विलियम ने पहले ही सोगलाव से संपर्क कर लिया था और उनसे अपने सम्राट को संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। राक्षसी कुत्ते ने सहमति दे दी क्योंकि उसने पहले से ही विलियम की जान को तब तक थामे रखने की योजना बना रखी थी जब तक कि वह सहस्राब्दी रैंक तक नहीं पहुंच जाता। कुछ ही देर में उनकी दृष्टि में एक विशाल खुला मैदान दिखाई दिया। खुले मैदान में शैतानी नरकैप उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर जंगल के अन्य शासक भी जमा थे। वे सभी विलियम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनका सम्राट उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगा या नहीं। अध्याय 386 शैतानी नरक वानर से मुलाकात भाग 2। विलियम शैतानी नरक वानर के सामने खड़ा था और उसकी निगाहें उस विशालकाय राक्षस की आंखों से हटी ही नहीं। अतीत में उस वानर ने अपने अत्यधिक दबाव का इस्तेमाल करके उसे एक ही नज़र से बेहोश कर दिया था। अब वही तीखी निगाहें एक बार फिर उसके शरीर पर टिकी थीं। हालांकि दबाव वैसा ही था जैसा उसे याद था, लेकिन वह अब वह लड़का नहीं था जो पहली बार इस राक्षस से मिला था। अकादमी में बिताए समय में उसने कई लड़ाइयां लड़ी थीं और इससे शक्तिशाली विरोधियों के सामने डटे रहने की उसकी क्षमता और भी मजबूत हो गई थी। अच्छा, शैतानी नरकैप ने टेलीपैथी के जरिए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब की तुलना में अब तुम्हारी आंखों में ज्यादा शक्ति है। अब बताओ बच्चे, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? विलियम जानता था कि अगर शैतानी नरक वानर उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे यह आभास था कि यहाँ तक कि एर्चितु, वह विशालकाय सफेद बैल जो अब उसके झुंड का हिस्सा था, भी जंगल के सम्राट का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा। एर्चितु और महाद्वीप के अन्य शक्तिशाली जीवों के विपरीत शैतानी नरक वानर पर इस जादू का कोई असर नहीं हुआ। इसका जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहां हर जगह विषैला धुआं व्याप्त था। इसका शरीर साधारण जीवों की सीमाओं को पार कर चुका था, जिससे यह उन सभी विषाणुओं से लगभग अप्रभावित था जो इसे कमजोर कर सकते थे। मैं मदद मांगने आया हूं, विलियम ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उत्तर दिया। वह जानता था कि इस शक्तिशाली प्राणी से सहायता प्राप्त करने के लिए उसे सोच समझकर शब्द चुनने होंगे। मैं उस संगठन के विरुद्ध लड़ने वाला हूं जिसने महाद्वीपीय जादू किया है, जिसके कारण महाद्वीप के सभी वयस्क मूर्ति बन गए हैं। यदि संभव हो तो मैं उनसे निपटने में महामहिम की सहायता चाहता हूं। शैतानी नर्क वानर ने सहमति में सिर हिलाया। वह मंत्र सचमुच बहुत शक्तिशाली था। मैंने अपने जीवनकाल में कभी इतना शक्तिशाली मंत्र नहीं देखा, लेकिन यह मनुष्यों का मामला है। मुझे हमारे बीच लड़ाई का कोई कारण नहीं दिखता। साथ ही आप हमें क्या पेशकश कर सकते हैं जिससे हम आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लें? विलियम को उम्मीद थी कि बातचीत इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि उसके पास कुछ अनमोल वस्तुएं थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि जंगल का सम्राट उनमें दिलचस्पी लेगा। इसी वजह से उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। क्या महामहिम बदले में कुछ चाहते हैं? विलियम ने पूछा। वह जानता था कि सहस्राब्दी स्तर तक पहुंच चुके प्राणी के रूप में ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उसकी जिज्ञासा को जगा सकती थीं। ओह, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शैतानी नरकैप ने अपने भयावह चेहरे के अनुरूप एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। मुझे लगा था कि आप मुझे अनमोल खजाने दिखाएंगे और मुझे उनमें से चुनने का मौका देंगे। यद्यपि मेरे पास वे अनमोल वस्तुएं हैं, फिर भी बेहतर यही होगा कि मैं महामहिम को वही दूं जो वे वास्तव में चाहते हैं। इस तरह मैं आपका पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकूंगा। बहुत होशियार, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप मुझे वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? महामहिम, आपकी क्या इच्छा है? शैतानी नरकैप ने विलियम को गंभीर भाव से देखा, मानो वह उस चीज के बारे में सोच रहा हो जिसे वह वास्तव में पाना चाहता था। कुछ मिनट खामोशी में बीत गए, लेकिन मैदान में मौजूद किसी ने कुछ नहीं कहा। विलियम, इयान और जंगल के बाकी जीव विशालकाय वानर के इरादे जानने के लिए इंतजार कर रहे थे। आखिरकार जंगल के राजा ने अपनी मांग रखी। विलियम का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वह अकेला नहीं था। इयान, सोगलाव और जंगल के बाकी शासकों ने विशालकाय बंदर की इच्छा सुनकर उसे हैरानी से देखा। मैं इंसान बनना चाहता हूँ।
5 सरल शब्द। फिर भी उन 5 शब्दों ने बताया कि शैतानी नरक वानर कितना गंभीर था। विलियम ने मिलेनियल बीस्ट से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसने अभी क्या कहा, क्योंकि वह जानता था कि जवाब वही होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस शैतानी नरक वानर के स्वभाव से परिचित न हो, यह अनुरोध सुनता तो वह निश्चित रूप से जोर से हंस पड़ता। क्यों? क्योंकि यह एक बेतुकी मांग थी, एक ऐसी मांग जो असंभव सी लग रही थी। लेकिन खुले मैदान में किसी की भी हंसने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि मिलेनियल बीस्ट उनका तुरंत ही कतई कर देगा जैसे ही उन्होंने उसके प्रति कोई अनादरपूर्ण हरकत की। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद विलियम ने गहरी सांस ली और विशालकाय बंदर से एक सवाल पूछा। महामहिम, मैं बस एक बात की पुष्टि करना चाहता हूं, विलियम ने जंगल के सम्राट को गंभीर भाव से देखते हुए कहा। क्या आप केवल मानव रूप धारण करने की क्षमता चाहते हैं, या आप सचमुच मनुष्य बनना चाहते हैं? उस शैतानी नरक वानर ने दृढ़ता से और बिना किसी सौदेबाजी की गुंजाइश छोड़े जवाब दिया, एक सच्चा इंसान। हालांकि मैं अभी भी अपनी मौजूदा शक्ति को बनाए रखना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपकी इस विनती को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। महामहिम, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। शैतानी नरक के वानर के लहजे में अंतिम निर्णय का भाव था। विलियम जानता था कि और कुछ मांगने से भविष्य में उससे मदद मांगने की उसकी संभावनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। अब जब सहस्राब्दी राक्षस ने अपनी शर्तें बता दी थीं, तो अब समय आ गया था कि वह उन्हें पूरा करने का रास्ता खोजे। सिस्टम, क्या इसे करने का कोई तरीका है? होस्ट, अगर हम गॉड शॉप का इस्तेमाल करें तो हम इसे जरूर कर सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत 100,000 गॉड पॉइंट से कम नहीं होगी, जो हमारे पास अभी नहीं है। विलियम ने मन ही मनाह भरी। मंदिर के देवताओं ने उसे अभी अभी 10 लाख गॉड पॉइंट्स का ऋण दिया था। उसका चेहरा इतना निर्मम नहीं था कि वह और अधिक मांग सके। महामहिम, मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, विलियम ने ईमानदारी से उत्तर दिया। शैतानी नरक वानर का चेहरा शांत बना रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि विलियम उसकी विनती मान लेगा। अगर यह इतना आसान होता तो वह बहुत पहले ही इंसान बन चुका होता। तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, शैतानी नरक वानर ने कहा। जब तुम्हें मुझे इंसान बनाने का तरीका मिल जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तब तक इस जंगल में तुम्हारा वापस आना मना है। विशालकाय वानर जाने ही वाला था कि उसके मन में एक विचार आया। अगर पसोगलाव के अलावा जंगल के किसी भी शासक को आपके साथ आना हो तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। लेकिन एक बार जब वे आपके साथ आने का फैसला कर लेंगे तो मेरे क्षेत्र में उनका स्वागत नहीं होगा। जंगल के जानवर अपने राजा की ओर देखने लगे और विशालकाय वानर ने बस हल्की सी फुफकार मारी और चला गया। वह जो कहना चाहता था कह चुका था। चाहे जंगल के शासक विलियम के साथ जुड़ना चाहें या न चाहें, उसने उन्हें अपनी स्पष्ट अनुमति दे दी थी, बशर्ते कि उन्हें उसके राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जंगल के शासक, जिन्होंने विलियम के साथ शर्तों पर बातचीत करने की योजना बनाई थी, अपने सम्राट के अल्टीमेटम के कारण हिचकिचा रहे थे। सच कहें तो वे अपनी वर्तमान जीवन शैली से संतुष्ट थे। वे बस उस लाल बालों वाले लड़के द्वारा दिए गए संसाधनों के कारण पसोगलाव की बढ़ती ताकत और पद से ईर्ष्या कर रहे थे। अब उन सभी को एक कठिन निर्णय लेना था। क्या उन्हें विलियम के साथ मिलकर जोखिम उठाना चाहिए, या फिर उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां सुरक्षित माहौल हो और जहां वे शक्तिशाली विरोधियों से लड़े बिना अपना जीवन जी सकें? सभी जीव इन सवालों के जवाबों पर विचार कर रहे थे, जबकि आधा एल्फ अपनी जगह पर खड़ा था। केवल सोगलाव के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। जाहिर है उससे इन सवालों के जवाब पहले से ही पता थे, लेकिन उसका कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। उसके लिए प्रतिस्पर्धा जितनी कम होगी, विलियम के साथ रहने से उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। लड़के के पहले राक्षसी व्यापारिक साझेदार के रूप में सोगलाव का अपने संसाधनों को किसी के साथ साझा करने का कोई इरादा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जंगल में उसके सभी साथी पीछे हट जाएंगे। इस तरह वह निकट भविष्य में शताब्दी रैंक में प्रवेश कर सकेगा। आखिरकार वह जंगल के अन्य शासकों जैसा नहीं था। वह अपना पूरा जीवन एक छोटे से शहर में नहीं बिताना चाहता था। पसोगलाव दुनिया घूमना चाहता था। वह एक राक्षसी जीव था जिसे विजय की तीव्र प्यास थी। हालांकि वह सुरक्षित रहना और खतरनाक परिस्थितियों से दूर रहना पसंद करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कायर था। ये बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, अपने नुकीले दांत खोलने का और हमला करने का, शिकार करने का। अध्याय 387, वन्य जीवन का स्वामी भाग 1। विलियम के मार्गदर्शन में लामासू आकाश में उड़ रहा था और वह हेलन साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था।
शैतानी नर कैप से उसकी मुलाकात को 3 दिन बीत चुके थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अपने सम्राट द्वारा कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद जंगल के किसी भी शासक ने उससे संपर्क नहीं किया। उसका अगला गंतव्य सनकी जंगल था। वह स्थान जहां वह एथॉन से मिला, हिप्पोग्रिफ्स को वश में किया, ग्रिफॉन लायनहॉर्ट से मिला, सेंटोर जाति से मिला और वाइवरन को बंदी बनाया। वेरहाइना के साथ युद्ध के बाद सेंटोर सरदार ने विलियम से कहा कि वह उनके कबीले को बचाने में मदद करने के बदले में उनसे एक एहसान मांग सकता है। हालांकि लाल बालों वाले लड़के को इस तरह से एहसान मांगने में थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब उसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो उसके उद्देश्य में सहयोग कर सकें। शैतानी नरक वानर का मामला फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उसके पास उन चीजों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। लामासू पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। जंगल के किसी भी प्राणी ने उसके आने का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह श्रेणी ए का प्राणी था। यद्यपि जंगल में शताब्दी और सहस्राब्दी श्रेणी के प्राणी भी थे, लेकिन विलियम द्वारा चुने गए मार्ग पर उनका सामना उनमें से किसी से नहीं हुआ। सिस्टम ने पहले ही इन शक्तिशाली जानवरों का पता लगा लिया था और विलियम के नक्शे पर उनकी स्थिति अंकित कर दी थी। स्वाभाविक रूप से विलियम ने जंगल में और अंदर जाते समय इन स्थानों से परहेज किया। सेंटोर और वाइवरन के बीच युद्ध के बाद सेंटोर जाति ने जंगल में और गहराई में पलायन करने का फैसला किया। उनके सहयोगी हिपोग्रिफ, हिरण, मूस और जंगली बाइसन भी उनके पीछे पीछे चले गए। सेंटोर सरदार का एक घनिष्ठ मित्र एक सहस्राब्दी पशु था। उसकी सहायता से सेंटोर जनजाति स्थानांतरित होकर उसके क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहने में सक्षम हुई। सेंटोर के सेनापति बेस्टियन ने विलियम को एक विशेष कलाकृति दी थी जो उसे उनके नए घर तक ले जाएगी। सेंटोर अभिमानी प्राणी थे। एक बार वचन दे देने पर वे उसे पूरा करते थे। इसी वजह से विलियम को बहुत अपराधबोध हो रहा था, क्योंकि वह उनके एहसान का इस्तेमाल करके उन्हें एक ऐसे युद्ध में लड़ने के लिए कहने वाला था जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। सनकी जंगल में पहुंचने के 3 घंटे बाद विलियम आखिरकार एक घास के मैदान में पहुंचा जहां सैकड़ों हिरण, मूस और बाइसन चर रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर एक नदी के किनारे दर्जनों हिपोग्रिफ आराम कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लामासू के अपने स्थान के पास आने का आभास हुआ, हिप्पोग्रिफ के अल्फा ने युद्ध की गर्जना की और उसके कई साथी उसके साथ आकाश में उड़ गए ताकि उनके अभयारण्य में प्रवेश करने वाले घुसपैठिए से लड़ सकें। घास के मैदान में घोड़ों के खुरों की दौड़ की आवाज गूंज उठी जब सेंटोर की एक टुकड़ी अपने धनुष और बाण लिए घटनास्थल की ओर दौड़ी। सेंटोर ने अपने धनुषों पर बाण चढ़ा ही दिए थे कि तभी उन्हें लामासू के सवार की चीख सुनाई दी, जो उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सब लोग पीछे हट जाओ, मैं विलियम हूँ, विलियम चिल्लाया। बेस्टियन, गोली चलाना बंद करो। बास्टियन ने तुरंत अपना हाथ उठाकर सेंटोस को तीर चलाने से रोकने का इशारा किया। हिप्पोग्रिफ्स के सरदार ने भी उस निर्लज लड़के को पहचान लिया जिसने उसके झुंड के कुछ सदस्यों को उससे छीन लिया था। सच कहूं तो वह विलियम पर हमला करना चाहता था, लेकिन लड़के की हिम्मत है तो करके दिखाओ वाली घूरती निगाहों ने उसे कोई भी लापरवाह कदम उठाने से रोक दिया। उसने लड़के को घृणा से चीखते हुए देखा और फिर अपने झुंड की रक्षा के लिए जमीन पर लौट आया। झुंड के सरदार ने पहले ही फैसला कर लिया था, अगर विलियम एक बार फिर उसके झुंड के सदस्यों को छीनने आया तो वह सारी सावधानी को दरकिनार करते हुए उस अर्धेल्फ से अंत तक लड़ेगा। सौभाग्यवश विलियम के सनकी जंगल में लौटने का कारण वे नहीं थे। हालांकि विलियम को लालच तो हुआ, लेकिन वह उस अल्फा बीस्ट को नाराज नहीं करना चाहता था जो पहले से ही उसे घृणा से घूर रहा था। लामासू के जमीन पर उतरते ही बेस्टियन ने विलियम का अभिवादन करते हुए कहा, स्वागत है मित्र। विलियम मुस्कुराया, धन्यवाद, मैं आपके सरदार से बात करने आया हूँ। क्या वह यहाँ है? बेस्टियन ने सिर हिलाया। क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें जो एहसान चुकाना है उसका तुम इस्तेमाल करने वाले हो? हाँ, बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ। विलियम को उम्मीद नहीं थी कि बेस्टियन सनकी जंगल में आने के अपने उद्देश्य को लेकर इतना लापरवाह होगा। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी वह इस बात को लेकर चिंतित था कि सेंटोर सरदार अपना वादा निभाएगा या नहीं। बेस्टियन विलियम को घास के मैदानों से कुछ ही दूरी पर स्थित एक घाटी में ले गया। सैकड़ों सेंटोर सनकी जंगल में शिकार किए गए जंगली जानवरों की खाल उतारने में व्यस्त थे। बेस्टियन को आते देख उनमें से अधिकांश ने उसका अभिवादन किया। उन्होंने विलियम का भी अभिवादन किया, जिसे वे एक ऐसे नायक के रूप में पहचानते थे जिसने संकट के समय में उनके कबीले को बचाने में मदद की थी। सेंटोर अपना एहसान नहीं भूलते, बेस्टियन ने विलियम को घाटी के सबसे बड़े ढांचे की ओर ले जाते हुए कहा, भले ही हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम अपना वादा निभाएंगे।
हम चिरोन जनजाति हैं। विलियम, ये बात कभी मत भूलना। विलियम ने सिर हिलाया। पहले उसे संदेह था कि चिरोन जनजाति अपना वचन निभाएगी या नहीं। अब उसकी सारी चिंताएं पूरी तरह दूर हो गईं। बेस्टियन के शब्द गर्व और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। विलियम द्वारा उसके कबीले की गरिमा को चुनौती देना अपमानजनक होगा। सेंटोर सरदार का निवास काफी बड़ा था। ऐसा लगता था मानो इसे ऐसे समारोहों की मेजबानी के लिए बनाया गया हो जिसमें एक ही समय में 100 से अधिक सेंटोर बैठ सकें। जब वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो विलियम को एक अपरिचित उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे वह सतर्क हो गया। एक शक्तिशाली जानवर, और इसकी ताकत शैतानी नरकेप से भी कहीं ज्यादा है। विलियम इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर दंग रह गया। उसके लिए जंगल का सम्राट पहले से ही 1000 साल पुराने जानवरों की श्रेणी में चरम पर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेंटोर जनजाति की अपनी यात्रा के दौरान उसे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई मिलेगा। क्या ये कोई असंख्य राक्षस हो सकता है? विलियम ने बास्टियन के पीछे चलते हुए सोचा। मैं केवल असंख्य चींटियों की रानी से मिला हूं, लेकिन इसकी उपस्थिति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि विलियम एक पढ़ाकू व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह जानता था कि हेलन साम्राज्य की रक्षा करने वाला कोई संरक्षक जानवर नहीं था। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। विलियम ने मन ही मन आह भरी। बस उम्मीद है कि मुझसे मिलने पर यह हिंसक न हो जाए। जल्द ही वे एक भव्य द्वार पर पहुंचे जिसके बारे में बेस्टियन ने कहा कि यह उनके महान हॉल की ओर जाता है, जहां उनके सरदार आमतौर पर अपनी सभाएं आयोजित करते थे। विलियम को जिस शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ, वह निस्संदेह दोहरे द्वारों के पीछे थी। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तभी बेस्टियन ने द्वार खोलकर उसे अंदर ले जाने का फैसला किया। वहां उसने एक ऐसा प्राणी देखा जो 4 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। उसका सिर हिरण जैसा था और उसके सींगों के दोनों ओर दो दो सोने की चूड़ियां सजी हुई थीं। उसके सींग इतने भव्य थे कि स्पायर के अपने सींग उसके सामने बौने लग रहे थे। उसका शरीर एक आदमी जैसा था और एक गहरे हरे रंग का सांप उसकी बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाए हुए था। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर विलियम ने उस जानवर की पहचान जानने के लिए अपनी मूल्यांकन क्षमता को सक्रिय कर दिया, जो इस समय उसे घूर रहा था। सेरनेनोस, सींगों वाला, जंगल का स्वामी, वन रक्षक, खतरे का स्तर SSR मध्यम, असंख्य जानवर, झुंड में जोड़ा जा सकता है। सफलता दर 0.0000001%। अध्याय 388, वन्य जीवन का स्वामी भाग 2। सामने दी गई जानकारी को पढ़ते ही विलियम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मायरीड बीस्ट की जानकारी का केवल पहला भाग ही देखा था, लेकिन यह उसके अनुमान को सही साबित करने के लिए काफी था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अस्तित्व शैतानी नरक वानर से भी अधिक शक्तिशाली हो। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, हिलने की हिम्मत न करते हुए अपने सामने मौजूद प्राणी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ रहा था। सेरनेनोस, सींगों वाला, जंगल का स्वामी, जंगल का रक्षक, खतरे का स्तर असंख्य राक्षस उच्च, इसे झुंड में जोड़ा जा सकता है। सफलता दर 0.0000001%। इस असंख्य जीवों से परिपूर्ण प्राणी को अक्सर सींगों वाला कहा जाता है, क्योंकि इसके विशाल सींग अद्वितीय हैं। ये रक्षक और पालनहार है और इसी शक्ति और प्रभाव के कारण इसे वनों का स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक जीव को नियंत्रित करता है। इसके सींगों पर बना टॉप जीवन और मृत्यु का प्रतीक है और इसमें प्रकृति और जीवन जादू को नियंत्रित करने की शक्ति निहित है। इस असंख्य राक्षसों का दोहरा व्यक्तित्व है। जीवन और मृत्यु की शक्ति धारण करने की क्षमता के कारण कभी कभी यह सौम्य स्वभाव का हो जाता है और कभी कभी यह मृत्यु का देवता बनकर दूसरों का जीवन छीन लेता है। प्रकृति की उन शक्तियों की तरह जो बेकाबू और अप्रत्याशित हैं, ये जीवन देने वाली और लेने वाली दोनों है। इसके आसपास सावधानी से चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसके पास प्राचीन वृक्षों को अपने साथ युद्ध में बुलाने की शक्ति भी है। योजक चिन्ह धत्तेरे की, विलियम ने मन ही मन गाली दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सन की जंगल में सेंटोर से मिलने के लिए इस समय को चुनने के लिए उसे खुद की तारीफ करनी चाहिए या खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। उसके सामने खड़ा असंख्य दानव कोई मजाक नहीं था। उसका दोहरा व्यक्तित्व था जो उसे बेहद खतरनाक बनाता था। विलियम के पास इस समय एकमात्र फायदा ये था कि ये दानव झुंड में रहने वाला प्राणी था। उन्हें उम्मीद थी कि अपने पेशे के प्रति सम्मान के कारण सेरनेनोस उन्हें और उनके ठीक बगल में खड़े यान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। मुझे क्षमा करें महानुभाव, बास्टियन ने सेरनेनोस का अभिवादन करते हुए अपनी मुट्ठी सीने पर दबाए। हमारा मित्र विलियम वॉन आइनसेवर्थ आ गया है। वह महान सरदार से मिलने यहाँ आया है।
बास्टियन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि सेरेनेनोस ने उसे घूरकर चुप करा दिया। फिर उसने लाल बालों वाले लड़के की ओर देखा जो शांत भाव से उसे देख रहा था। आइंसवर्थ, क्या आप जेम्स से संबंधित हैं? सेरेनेनोस ने पूछा। उसके चेहरे पर तटस्थ भाव थे, इसलिए विलियम को पता नहीं था कि उसके दादाजी के साथ उसके अच्छे संबंध थे या नहीं। वह मेरे दादाजी हैं, विलियम ने उत्तर दिया। महामहिम, क्या आप उन्हें जानते हैं? बेशक, मैं जेम्स को कैसे भूल सकता हूँ। सेरेनेनोस ने सिर हिलाया। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। दरअसल हम दोनों 50 साल पहले मिले थे। विलियम मुस्कुराया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मायरीड बीस्ट और उसके दादाजी पुराने परिचित थे। चूंकि तुम उससे संबंधित हो तो तुम अभी मर सकते हो। सेरेनेनोस दहाड़ा और उसकी बाह पर बैठा गहरा हरा सांप आकार में बढ़ गया और विलियम को पूरा निगलने के इरादे से उसकी ओर झपटा। विलियम ने जल्दी से इयान का हाथ पकड़ा और जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। वह 1000 जानवरों के क्षेत्र में चला गया ताकि उन असंख्य जानवरों के हमले से बच सके जो उसके दादा के खिलाफ प्रतिशोध की भावना रखते थे। विलियम को अपने हमले से बच निकलने पर सेरेनेनोस ने अपनी जीभ चटकाए। फिर उसे गहरे हरे रंग का सांप याद आया, जिसने आज्ञाकारी होकर फिर से उसकी बांह पर कुंडली मार ली और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बास्टियन का शरीर वहीं खड़े खड़े अकड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके संरक्षक पर इन इलाकों पर राज करने वाले रक्षक द्वारा हमला किया जाएगा। महामहिम, ये वही लड़का था जिसने वाइवन्स के हमले के समय हमारे कबीले को बचाया था, बेस्टियन ने टिप्पणी की। सेरेनेनोस कुछ देर रुका और फिर अपना ध्यान बेस्टियन की ओर केंद्रित किया। उसके द्वारा पहले उत्सर्जित किया जा रहा दबाव गायब हो गया और उसकी जगह एक सौम्य और ताजगी भरी आभा ने ले ली। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सेरेनेनोस ने पूछा। महामहिम, आपने मुझे अपनी बात पूरी करने का इंतजार नहीं किया। क्या आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती थी? बेस्टियन ने अपना सिर ऐसे झटपट हिलाया जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। सेरेनेनोस के साथ कुछ समय रहने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि उसका मिजाज कितनी जल्दी बदल जाता है। हालांकि ज्यादातर समय वह शांत और दयालु रहता था। कभी कभी ये जंगल के निवासियों के बीच होने वाले झगड़ों में मध्यस्थता भी करता था, जब इससे उसके क्षेत्र में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता था। अपने स्वभाव के कारण इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मार डालें, क्योंकि यह प्राकृतिक चक्र का हिस्सा था। फिर भी जब भी सेरेनेनोस आक्रामक मनोदशा में होता था तब भी वह इतना उदार होता था कि किसी को भी तुरंत नहीं मारता था। स्पष्ट रूप से सेरेनेनोस और जेम्स के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे शायद दुश्मन भी हो सकते थे। तभी मायरीड बीस्ट ने चिरोन जनजाति के अतिथि के रूप में आए उस युवा लड़के पर तुरंत हमला कर दिया। योजक चिन्ह, क्या तुम ठीक हो, ऐश? विलियम ने पूछा जब वह अपनी मत्स्यांगना प्रेमिका की मदद कर रहा था, जो गहरे हरे रंग के सांप के उनकी ओर बढ़ने पर उसकी रक्षा के लिए सहज रूप से रूपांतरित हो गई थी। एशे के दो रूप थे, उसका सामान्य मत्स्यांगना रूप और उसका युद्धकालीन मत्स्यांगना रूप। यदि वह जमीन पर होती तो दो पैरों पर खड़ी होकर लड़ती। हालांकि जमीन पर लड़ते समय उसकी शक्ति आधी हो जाती। केवल पानी में ही वह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। उसने गहरे नीले रंग का कवच पहन रखा था जो किसी ऐसी धातु से बना हुआ प्रतीत होता था जिससे विलियम परिचित नहीं था। उसकी एकमात्र शिकायत ये थी कि कवच काफी खुला हुआ था और ऐश के सुडौल शरीर को दिखा रहा था, जिस पर उस लाल बालों वाले लड़के का पहले से ही अधिकार था। अच्छा, कम से कम ये बिकिनी कवच तो नहीं है, विलियम ने ऐश के युद्ध वस्त्रों को घूरते हुए सोचा। क्या तुमने काफी देर तक घूरा? एशे ने विलियम के सिर पर मुट्ठी मारते हुए पूछा। क्या हुआ? उस मिलेनियल बीस्ट ने हम पर हमला क्यों किया? मुझे लगा था कि वह तुम्हारे दादाजी को जानता है। विलियम ने जलपरी को शांत करने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जो उस पर सवालों की बौछार कर रही थी। सुधार, यह मिलेनियल बीस्ट नहीं था, यह तो एक असली मायरीड बीस्ट था, विलियम ने जवाब दिया। दूसरा, मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पिताजी और सेरेनेनोस के बीच दुश्मनी थी? मैंने पहली बार लॉर्ड ऑफ द वाइल्ड्स को देखा है और सवाल पूछने के बाद इसने सबसे पहले मुझ पर हमला किया। विलियम की बात सुनकर ऐश थोड़ी शांत हुई। हालांकि विलियम के कहे शब्द उसके दिमाग में बैठते ही उसकी शांति जल्द ही भंग हो गई। क्या वो कोई असंख्य राक्षस था? एशे हकलाते हुए बोली और अपने होठों को हाथ से ढक लिया। आपको कैसे पता चला? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब मैं किसी असंख्य राक्षस से मिला हूं, विलियम ने उत्तर दिया। उसे ऐश पर भरोसा था, लेकिन सिस्टम ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वह अपनी मूल्यांकन क्षमता के बारे में किसी को न बताए, क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
हेस्टिया की दुनिया में भी मूल्यांकक थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल हथियार, कवच, आभूषण, सहायक उपकरण और कलाकृतियों का ही मूल्यांकन कर सकते थे। हालांकि उनमें से किसी के पास भी जानवरों और मनुष्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं थी। सिस्टम ने यह भी कहा कि यदि विलियम अपने शेपर्ड जॉब क्लास को उसके अंतिम रूप में अपग्रेड कर लेता है, तो उसे हेस्टिया की दुनिया में किसी भी नश्वर व्यक्ति के असली नाम का मूल्यांकन करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तियों के वास्तविक नाम जानने की क्षमता विलियम के लिए अनमोल थी, क्योंकि इससे उसे उनके जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती। यही कारण था कि सिस्टम ने उसे इसके बारे में किसी को भी न बताने की सलाह दी थी, यहां तक कि अपने परिवार, गुरुओं और प्रेमिकाओं को भी नहीं। अगर वह कोई असंख्य राक्षस था और तुम्हारे दादाजी से उसके संबंध खराब हैं, तो अब हम क्या करें? एशे ने चिंता से पूछा। अगर हम इस क्षेत्र को छोड़ दें, तो क्या हम उसी जगह पर नहीं पहुंच जाएंगे जहां हम थोड़ी देर पहले खड़े थे? विलियम ने एक बार फिर अपने प्रेमी की चिंताओं की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम सेंटोर सरदार के साथ अपना काम खत्म नहीं कर लेते। विलियम और ऐश के शरीर उस राक्षस की आवाज सुनकर अकड़ गए, जिससे उन्होंने कुछ मिनट पहले बात करने की कोशिश की थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपना सिर एक तरफ घुमाया, जहां 4 मीटर लंबा सेरेनोस उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था। अध्याय 389, सेंटोर जाति के साथ बातचीत भाग 1। विलियम ने अपनी छड़ी निकाली और ऐश ने अपनी तलवार। दोनों ने युद्ध की मुद्रा अपनाई और उस असंख्य राक्षस का सामना किया जो किसी कारणवश 1000 राक्षसों के क्षेत्र में प्रकट हो गया था। महामहिम, आप यहाँ कैसे पहुंचे? विलियम ने पूछा। आप मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने में कैसे कामयाब हुए? ये पहली बार था जब किसी ने उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में प्रवेश किया था। इतना ही नहीं, प्रवेश करने वाला वही वनों का स्वामी था जिसने पहले उसे जान से मारने के इरादे से हमला किया था। अच्छा सवाल, सेरेनोस ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए जवाब दिया। बहुत खूब, पहले आप पर हमला करने के बदले में मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। असंख्य जानवर विलियम के सामने आराम से पालथी मारकर बैठ गए, मानो वह क्षेत्र उन्हीं का हो। 1000 जानवरों के क्षेत्र के अन्य निवासियों ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया और एला को छोड़कर तुरंत विलियम के पास आ गए। हालांकि एला को असंख्य राक्षसों का आभास हो गया था, फिर भी वह तीनों सोए हुए राक्षसों की निगरानी के लिए जादुई क्रिस्टल गुफा के अंदर ही रही। इसके बावजूद वह बिन बुलाए मेहमान पर नजर रख रही थी और अगर सेरेनोस ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो वह तुरंत विलियम की मदद के लिए आ जाएगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा विम्सिकल फॉरेस्ट मेरा क्षेत्र है, सेरेनोस ने समझाया। जिस क्षण आपने जंगल में प्रवेश किया, आप पहले से ही मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। चूंकि यह मेरा क्षेत्र है, इसलिए इसके भीतर मैं जो चाहूं वह करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। यह सुनकर विलियम आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जंगल, जहां हेलन साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति जा सकता था, वास्तव में असंख्य राक्षसों का क्षेत्र था। मुझे आश्चर्य है कि क्या तलवार संत को इस असंख्य राक्षस के अस्तित्व के बारे में पता है? विलियम ने सोचा, जब उसने उस असंख्य राक्षस को देखा जो उसे यह बताने के लिए उत्सुक प्रतीत हो रहा था कि वह बिना अनुमति के उसके क्षेत्र में कैसे प्रवेश करने में कामयाब रहा। दूसरा कारण यह है कि जब किसी डोमेन का प्रवेश द्वार खुलता है, तो वह 1 मिनट से भी कम समय के लिए खुला रहता है, सेरेनोस ने अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहा। भले ही प्रवेश द्वार गायब हो जाए, वह फिर भी मौजूद रहता है, बस अदृश्य हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? विलियम ने फ्राउनिंग किया। उसने इन चीजों के बारे में पहली बार सुना था और इससे वह चिंतित हो गया था। लाल बालों वाले लड़के की प्रतिक्रिया देखकर सेरेनोस मुस्कुराया। शांत हो जाओ, हर कोई इतनी आसानी से किसी डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि असंख्य जीव और अर्धदेव भी इतनी आसानी से किसी दूसरे के डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुमने मेरे डोमेन में प्रवेश किया और फिर मेरे हमले से बचने के लिए अपने डोमेन का द्वार खोल दिया। इससे मेरे क्षेत्र में दरार पड़ गई। क्षेत्र स्वामी होने के नाते मेरे पास अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुई इस दरार को भरने या खोलने की क्षमता है। अरे हाँ, ये भी बता दूं कि सभी असंख्य जीव जंतुओं और देवताओं के पास क्षेत्र नहीं होते। मैं उन गिने चुने प्राणियों में से एक हूं जिनके पास अपना क्षेत्र है। विलियम ने सिर हिलाया। हालांकि उसे पता नहीं था कि सेरेनोस सच कह रहा था या नहीं, लेकिन यह तथ्य नहीं बदल सकता था कि असंख्य राक्षस अब उसके क्षेत्र में था। अपनी मूल्यांकन क्षमता से प्राप्त जानकारी के आधार पर उसे पता था कि वनों के स्वामी के 2 पहलू थे। इस समय सेरेनोस का अच्छा रूप उससे बात कर रहा था।
इससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि इस असंख्य दानव का मिजाज कभी भी बदल सकता है, इसलिए वह उसके प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहता था। महामहिम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने क्षेत्र में किसी भी अनचाहे मेहमान को प्रवेश करने से रोक सकूं? विलियम ने पूछा। क्या मैं उन लोगों को रोक सकूं जिनके पास आपके जैसी ही क्षमताएं हों? सेरेनेनोस ने सिर हिलाया। नहीं, आपके डोमेन में किसी को भी प्रवेश करने से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उसके अंदर जाने वाले गेटवे को खोलने से पहले एक सुरक्षित स्थान चुनें। फिर वनभूमि के स्वामी ने विलियम को गौर से देखा। वह लड़के के शरीर में जेम्स का रक्त प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता था और उसने निश्चय कर लिया कि वह वास्तव में उस चिड़चिड़े आदमी का पोता है। खैर, आपने बिना अनुमति के किसी को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने देकर गलती की है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि अगर आपने ऐसा न किया होता तो अब तक आप मर चुके होते। ये भी एक सच्चाई है। इसलिए असंख्य राक्षसों के हमले से बचने के लिए आपको बधाई। विलियम को नहीं पता था कि सेरेनेनोस उसकी प्रशंसा कर रहा था या उस पर तरस खा रहा था। उसे बस इतना पता था कि वनों का स्वामी उसे अभी मारना नहीं चाहता था। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद सेरेनेनोस ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी आंखें, जो सन की जंगल के हर कोने को देख सकती थीं, विलियम के 1000 जानवरों के क्षेत्र का विस्तार से निरीक्षण करने में सक्षम नहीं थी। यह एक सामान्य बात थी क्योंकि यह विशेष क्षेत्र उसका नहीं था। यह देखकर कि और अधिक छानबीन से कोई लाभ नहीं होगा, सेरेनेनोस ने एक बार फिर अपना ध्यान उस लड़के की ओर केंद्रित किया जो सतर्क भाव से उसकी ओर देख रहा था। लड़के, मिनोटॉर जाति के विपरीत, ऐसे जानवर भी हैं जो शाश्वत संरक्षक के शिष्य को मारने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे, सेरेनेनोस ने कहा। भले ही इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन यह मत समझना कि तुम भी उन प्राणियों से सुरक्षित नहीं हो जो तुम्हारी वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। भले ही वे शाश्वत संरक्षक के अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, वे तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे और तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। सेरेनेनोस की पूरी व्याख्या के दौरान विलियम का चेहरा गंभीर बना रहा। वह पहले ही समझ चुका था कि झुंड में रहने वाले सभी जीव उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे। फिर भी उसने असंख्य जीवों की गंभीर चेतावनी को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। आपने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद महामहिम, विलियम ने उत्तर दिया। सेरेनेनोस ने सिर हिलाया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। चलो वापस ग्रेट हॉल चलते हैं। सेंटोर सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वन्यलोक के स्वामी ने विलियम के जवाब का इंतजार नहीं किया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। विलियम ने तुरंत सिस्टम से मायरीड बीस्ट का पता लगाने को कहा। उसने अपने डोमेन में भी अपनी इंद्रियों का विस्तार किया ताकि यह पता चल सके कि क्या सेरेनेनोस उसके अंदर घूमने आया है। आधे मिनट बाद सिस्टम और विलियम ने पुष्टि की कि उनका बिन बुलाया मेहमान वास्तव में 1020 डोमेन से चला गया था। चलो साथ चलते हैं, एशे ने कहा। मुझे यहाँ छोड़कर अकेले उस असंख्य राक्षस से निपटने के बारे में सोचना भी मत। विलियम ने अपनी जलपरी प्रेमिका की ओर देखा और अनिच्छा से सिर हिलाया। उसके मन में यह विचार आया कि जब वह सेंटोर सरदार से बातचीत कर रहा हो तब वह ऐश को अपने क्षेत्र में ही रहने दे। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार जोर से कह पाता, ऐश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बहुत अच्छा, लेकिन मेरे करीब रहना, समझे? विलियम ने पूछा। ऐश ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह विलियम के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी अपनी चुनौतियों का अकेले सामना करे। एक दूसरे का हाथ थामने के बाद वे दोनों ग्रेट हॉल में लौट आए जहां सेंटोर सरदार और चिड़चिड़े सेरेनेनोस उनका इंतजार कर रहे थे। विलियम को उम्मीद थी कि सेंटोर जाति के साथ बातचीत अब सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी ताकि वह जल्द से जल्द सन की जंगल से निकल सके। अध्याय 390 सेंटोर जाति के साथ बातचीत भाग 2। चिरोन जनजाति में आपका स्वागत है, युवा विलियम। चिरोन जनजाति के सेंटोर सरदार व्रोल ने विलियम से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। विलियम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और व्रोल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हाथ मिलाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। बास्टियन ने मुझे सब कुछ बता दिया, व्रोल ने माफी मांगते हुए कहा। सेरेनेनोस का मिजाज बदलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप उससे कोई शिकायत नहीं रखेंगे। विलियम ने ग्रेट हॉल के कोने में पालथी मारकर बैठे असंख्य जानवरों की ओर तिरछी नजर डाली। विलियम व्रोल से निजी तौर पर बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सेरेनेनोस विलियम के आने के कारण में दिलचस्पी ले रहा था। ये जानते हुए कि उसके पास सेरेनेनोस के साथ व्रोल से बातचीत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, विलियम ने खुद को दृढ़ किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं महामहिम के प्रति द्वेष कैसे रख सकता हूँ? विलियम ने उत्तर दिया। मैं द्वेष रखने वाला व्यक्ति हूँ।
लेकिन अगर मैंने यह बात जोर से कही तो यह चिड़चिड़ा असंख्य राक्षस मुझे पीट पीट कर मांस का पेस्ट बना देगा। सेंटोर सरदार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी चर्चा जारी रख पाते, सेरेनेनोस ने अपनी आंखें खोली और विलियम की ओर देखा। अरे, मैं बताना भूल गया था, मैं लोगों के मन की बात भी पढ़ सकता हूँ, सेरेनेनोस ने टिप्पणी की। तो तुम्हें बदले की भावना रखना पसंद है? क्या संयोग है, मुझे भी बदले की भावना रखना पसंद है। विलियम का शरीर अकड़ गया और उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गईं। वह जोर से कोसना चाहता था और उस कमीने दरिंदे को बीच वाली उंगली दिखाना चाहता था, क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि वह मन पढ़ सकता है। हाँ 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 हाँ, विलियम हंसा। तो महामहिम को भी पुरानी बातों का बुरा लगता है। कहते हैं ना कि एक जैसे स्वभाव वाले लोग एक साथ रहते हैं। जब मैंने महामहिम को पहली बार देखा तो मुझे पता चल गया था कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। सेरेनेनोस भी हंस पड़ा। हा हा हा, तुम बस इसलिए ऐसा कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मांस का पेस्ट न बना दूं, है ना? हाँ, ईमानदारी एक गुण है। भविष्य में इसे याद रखना, नन्हेविल। इयान, जो एक तरफ से देख रहा था, उसने अपने होठों को हाथ से ढक लिया। यह पहली बार था जब उसने अहंकारी और घमंडी विलियम को इतना डरपोक होते देखा था। उसे यह इतना मजेदार लगा कि वह अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। आमतौर पर हर बात में अंतिम निर्णय हाफ एल्फ का ही होता था। यहाँ तक कि जब वे दोनों उसकी आध्यात्मिक दुनिया में होते थे तब भी विलियम हमेशा उसे चिढ़ाता और तंग करता था, और वह पलटवार करने में असमर्थ रहती थी। इसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है, इयान ने सोचा जब उसने उस लाल बालों वाले लड़के की ओर देखा जो अपनी सीट पर ऐसे छटपटा रहा था जैसे उसे दस्त हो रहे हों। सौभाग्य से रोल एक अच्छा मेजबान था और उसने विलियम को उसकी वर्तमान विकट परिस्थिति से बचाने के लिए तुरंत सुलह का प्रस्ताव रखा। मेरे मित्र, तुम यहाँ हमसे अपना एहसान चुकाने के लिए आए हो, है ना? रोल ने पूछा। बताओ, हमारा कबीला तुम्हारी किस प्रकार सेवा कर सकता है? विलियम ने शताब्दी रैंक के शिखर पर मौजूद सेंटोर सरदार को देखा और मन ही मन उसे शाबाशी दी। सेरेनेनोस की उपस्थिति के कारण चिरोन जनजाति में आने के अपने कारण के बारे में चर्चा शुरू करने की पहल करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। श्री रोल, मैं यहाँ उस संगठन के विरुद्ध लड़ाई में जनजाति की सहायता मांगने आया हूँ जिसने पूरे महाद्वीप को प्रभावित करने वाला महाद्वीपीय जादू किया था। मुझे नहीं पता कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन सभी वयस्क क्रिस्टल की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए हैं। मेरा लक्ष्य इस अभिशाप को तोड़ने और वयस्कों को उनकी क्रिस्टल की कैद से मुक्त करने का मार्ग खोजना है। विलियम की व्याख्या सुनने के बाद रोल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। स्वाभाविक रूप से उसने भी महाद्वीपीय जादू को धरती पर उतरते हुए देखा था, लेकिन इसका उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि सेरेनेनोस ने अपने क्षेत्र को ऑरोरा बोरेलिस के प्रभावों से बचा लिया था। रोल को यह भी पता नहीं था कि मानव क्षेत्रों के वयस्क क्रिस्टल की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए थे। जंगल का प्राणी होने के नाते उसे मनुष्यों के मामलों से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन ऐसी कहानी सुनकर वह नाराज हो गया। मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए, आप हमारी जनजाति के सदस्यों के साथ मिलकर इस संगठन के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हैं, है ना? हाँ, इसके अलावा, इस संगठन के अलावा आप एल्फ्स के आक्रमण का विरोध करने में भी हमारी मदद चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है, सर रोल। विलियम ने सिर हिलाया। लाल बालों वाला लड़का इस समय इस बात को लेकर पूरी तरह असमंजस में था कि वह संगठन से कैसे लड़े और साथ ही साथ एल्फ आक्रमण का सामना कैसे करे। उस आधे एल्फ को विश्वास नहीं था कि हेलन साम्राज्य एल्फ आक्रमण का सामना कर पाएगा, भले ही सभी बचे हुए लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ें। रोल ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि मौजूदा हालात से कैसे निपटा जाए। स्वाभाविक रूप से विलियम की सहायता के लिए अपने कुछ योद्धाओं को भेजना उसका कर्तव्य था, क्योंकि यही वादा उनके कबीले ने किया था। इस समय सेंटोर सरदार के सामने समस्या ये थी कि वह विलियम के उद्देश्य के लिए कितने योद्धाओं को नियुक्त कर सकता था। वाइवन की घटना के बाद उनके कबीलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनके कई योद्धा वाइवन और वेरहाइना के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे और वे विलियम की खोज में मदद के लिए ज्यादा सैनिक नहीं भेज सके। काफी सोच विचार के बाद सेंटोर सरदार ने अपनी आंखें खोली और अपना जवाब दिया। मैं बेस्टियन की टुकड़ी को आपके अधीन कर रहा हूं, रोल ने कहा। उसके अधीनस्थों की संख्या केवल 100 है, लेकिन वे सभी अनुभवी योद्धा हैं। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके प्रयासों में सहायता के लिए और योद्धा नहीं भेज सकता। विलियम जानता था कि चिरोन जनजाति उसे पर्याप्त योद्धा नहीं दे सकती। सच कहें तो उसने पहले ही किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सेना स्वीकार करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे जो सेना सौंपी गई थी वह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी।
हालांकि 100 सेंटौर चिरोन की जनजाति की वर्तमान सेनाओं का केवल 10वां हिस्सा थे, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वे सभी श्रेणी सी मध्य के जानवर थे। उनके नेता बेस्टियन एक निम्न श्रेणी के भी निम्न सेंटौर थे और विलियम ने देखा था कि वे अपने अधीनस्थों को कुशलतापूर्वक आदेश देते थे। वह सेंटौर सरदार की उदारता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दी गई सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों की बातचीत समाप्त होने के बाद सेरेनेनोस ने अपना गला साफ किया और उस हाफ एल्फ को घूरने लगा जो अपने डोमेन को छोड़ने के लिए बेचैन था। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह संगठन कितना शक्तिशाली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि 100 सेंटौर भी उनसे लड़ने के लिए काफी नहीं है, सेरेनेनोस ने कहा। साथ ही एल्फ जाति मनुष्यों से श्रेष्ठ है। भले ही आप उस संगठन को हराने में कामयाब हो जाएं, लेकिन एल्फों को हराने का आपका कोई मौका नहीं है। मेरी नज़र में आपका ये प्रयास व्यर्थ है। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है आत्मसमर्पण करना और अनुकूल शर्तें रखना। विलियम समझ सकता था कि सेरेनेनोस ऐसा क्यों सोचता था। एल्फ प्रतिभाओं के सामने मानव बचे हुए लोग उन छोटे बच्चों की तरह थे जो बड़ों द्वारा धमकाए जाने का इंतजार कर रहे थे। उनमें उनके आक्रमण का विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी, विशेषकर तब जब वे अपने द्वारा निर्मित टेलीपोर्ट द्वारों को पूरा करने में सफल हो गए। ताकाम के अनुसार ये द्वार एक तरफा है जो सिल्वरमून महाद्वीप के एल्व्स को दक्षिणी महाद्वीप में टेलीपोर्ट करने की अनुमति देगा। इस विचार ने विलियम को बेहद चिंतित कर दिया, इसीलिए उसने संगठन से निपटने के बाद एल्विन टेलीपोर्ट गेट्स को नष्ट करने की योजना बनाई। विलियम के दिमाग में चल रही योजना को पढ़ते हुए सेरेनेनोस ने कहा, यह सब व्यर्थ है, लेकिन मुझे जिज्ञासा भी है। उस कमीने जेम्स के पोते, तुम इसे कैसे अंजाम दे पाओगे, ये तो देखना बाकी है। वन्यभूमि का स्वामी खड़ा हुआ और अपने सींगों पर लटकी चूड़ियों में से एक चूड़ी उतारकर विलियम को दे दी। इसे अपनी बाह में पहन लो, सेरेनेनोस ने ऐसे स्वर में कहा जिसमें ना सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसे शुभ चिन्ह समझो, कौन जाने शायद यह एक दिन तुम्हारी जान बचा ले। विलियम ने बड़ी सावधानी से मायरीड बीस्ट के हाथ से सोने का कंगन लिया और उसे अपनी बाह पर कंगन की तरह पहन लिया। कंगन ने विलियम की बाह के आकार के अनुसार अपना आकार समायोजित कर लिया और वहीं टिका रहा। उस हाफ एल्फ को चूड़ी में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह कोई साधारण आभूषण नहीं था। महामहिम, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। विलियम ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। विलियम के बगल में खड़े इयान ने भी मायरीड बीस्ट को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाया। सेरेनेनोस ने और कुछ नहीं कहा और बिना दूसरी नजर डाले ग्रेट हॉल से चले गए। वन्य जगत का स्वामी सैकड़ों वर्षों तक बाहरी दुनिया से संपर्क किए बिना अपने राज्य में ही रहा था। हालांकि सेरेनेनोस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानव भूमि पर कौन शासन करेगा, लेकिन वह इस अराजक समय में होने वाले संघर्षों को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। स्वर्ण चूड़ी जीवनरक्षक वस्तु थी। यह विलियम की जान एक बार बचाएगी और फिर सेरेनेनोस के हाथों में लौट जाएगी। हालांकि उस समय के आने तक वनदेव विलियम की नजरों से दुनिया को देख सकेंगे। वे भविष्य में जेम्स के पोते द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को देखने के लिए उत्सुक थे। शायद ऐसा करने से उसे मानवीय भावनाओं के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी, ऐसी भावनाएं जिन्हें वह सन की जंगल में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी नहीं समझ पाया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।